नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। संजीवनी टीवी जब मैंने शुरू किया था तो इसका हमारा प्रयास था कि जो हमारी भारतीय कल्चर है, जो भारतीय धरोहर है, संस्कृति है, उसको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बढ़ावा दें, प्रोत्साहित करें, विदेशों तक इसको पहुंचाएं। क्योंकि आज अगर हम देख पा रहे हैं तो विदेशों में हम देखते हैं कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा है और हम अपने यहाँ पे उन चीजों को छोड़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कोरोना से हम देख रहे हैं, हम सभी लोग लड़ रहे हैं, चाहे देश में हैं या विदेश में। हम आयुर्वेद के माध्यम से क्या हम कोरोना से लड़ सकते हैं, इसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। इसके लिए आज हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं, मैं उनसे आपका परिचय भी करा देता हूं। हमारे पास आज आयुर्वेद से भी एक्सपर्ट्स हैं और एलोपैथ से भी हैं और एनजीओ जो डॉक्टर चला रहे हैं उनसे भी लोग जुड़े हुए हैं, ताकि आपस में हम लोग डिस्कशन कर सकें, ये बात हम जनता तक पहुंचा सकें कि किस तरह से आयुर्वेद के माध्यम से या एलोपैथ के माध्यम से या दोनों को बराबरी से हम उनको समानता देते हुए किस तरह से हम अपने जीवन शैली को निरोग बना लें, हम अपने शरीर को निरोग बना लें। क्योंकि हम कब तक अंग्रेजी दवाइयां खाते खाते जीते रहेंगे, जिसके एक दवाई के दूसरा साइड इफेक्ट होता है, उसके उस साइड इफेक्ट को हटाने के लिए दूसरी दवाई खानी पड़ती है, जबकि शायद आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए मैं आप सभी का परिचय करा देता हूं। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं, वैद्य आनंद पांडे जी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार जी धर्मशिला हॉस्पिटल दिल्ली में कैंसर सर्जन है। और वीरेंद्र कुमार जी जो सीए भी हैं और जो इनकी एनजीओ है आस, उसके माध्यम से जनता की मदद करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमन, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे दूसरे पहले भी आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा आपने बताया है, और जनता जो हमारे प्लेटफॉर्म पे है, जो ऑडियंस है, वो बड़ी आपसे लाभान्वित हुई है। उनके पीछे आपके जाने के बाद भी बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, तो मैं सारे प्रश्न आप तक नहीं पहुँचा पाता हूँ, बट मैं आपको किसी ना किसी बहाने बुला लेता हूँ ताकि आप दोबारा उनको एड्रेस कर सकें। तो अभी जिस तरह से हम अंशुमन जी देख रहे हैं कि कोरोना फैलता जा रहा है, बढ़ रहा है, आज हम 80,000 के भी नंबर्स को पार कर चुके हैं, तो क्या कोरोना से लड़ने की सरकार के पास तो हमें कोई अभी सटीक जानकारी दिखती नहीं, कोई सटीक प्लान दिखता नहीं है। ऐसा लगता है कि वो धूल में लठ मारते जा रहे हैं कि हम ये कर लें तो वो कर लें। आपको ऐसा क्या लगता है कि मेडिकल में कभी कोई उसका ट्रीटमेंट है, एलोपैथ में उसका कोई ट्रीटमेंट है, हम उससे बच सकते हैं? धन्यवाद रविंद्र जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और दर्शकों का बहुत शुक्रगुजार हूं इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए, जो हमारे ऑफ स्क्रीन होने के बाद भी याद करते हैं, सवाल पूछते हैं। अगर मैं किसी काम आ सकूं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जहां तक बात अपने कोरोना वायरस की सभी लोग जान चुके हैं, लेकिन वो जानकारी कितनी अधूरी, कितनी असत्य हो सकती है, इसका अंदाजा आप इसी से, आपने एक ही सेंटेंस में बोल दिया, बीटिंग इन द बुश, कि सरकार जो तैयारी कर रही है किस तरह से मार रही है, इसको समझना है। देखिए, कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, एक फैमिली ऑफ वायरस है जो बहुत सालों से हमारे बीच उपलब्ध है। ये जो पर्टिकुलर वायरस आया कोविड-19, इसको नोवेल वायरस मतलब नया वायरस कहा गया, क्योंकि इस बीमारी का पहले कभी प्रकोप नहीं हुआ। अब इस वायरस में क्या है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है उसी तरह क्या एक वायरस है, आरएनए वायरस। वायरस होता क्या है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से वायरस का कोई भी अस्तित्व नहीं है, मतलब ये कुछ भी किसी का नहीं बिगाड़ सकता है। जब तक इसको मानव शरीर न मिले और हमारे सेल्स न मिल जाएं, तब तक वायरस कुछ नहीं कर सकता है, पड़ा रहेगा इनएक्टिव। अनलाइक अदर पैथोजन, पैथोजन से मतलब होता है जो हमें बीमारी फैलाता है, जिसमें बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है। तो वायरस के बारे में ये पहले आप समझ लिए, इसकी संख्या मिलियंस एंड मिलियंस कुछ मिनटों और कुछ घंटों में हो जाती है। तो हर सेल के अंदर घुस गया और रिप्रोड्यूस करने लगा। अब इसको साधारण लैंग्वेज में हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या इसका इलाज हो सकता है एलोपैथ साइंस के हिसाब से? या तो हम एंटीवायरल ट्रीटमेंट बना दें, मतलब वायरस आया और इसको तोड़ने की दवा, इसको मारने की या इसको डीएक्टिवेट करने की दवा बना दें। जैसे उदाहरण के तौर पे बैक्टीरिया को मारने की दवा आप जानते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक, सिमिलर एंटीवायरल बन जाए, तो अभी हमारे पास नहीं है, ट्रायल चल रहा है, कोई भी एंटीवायरल नहीं है। दूसरा हो सकता है हम वैक्सीन बना लें। वैक्सीन का आप सुन रहे हैं बवाल, उसके बारे में मैं वार्न करना चाहूंगा दर्शकों को
कि जितना फायदा नहीं उससे ज्यादा हो सकता है कहीं बिजनेस निकल के आए, व्यापार निकल के आए वैक्सीन का। इसको भी ध्यान में रखना है। वैक्सीन क्या होता है, वायरस के ही कुछ पार्टिकल को निकाल के हम बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को उसके स्पेसिफिक तरीके से एंटीबॉडी बना देते हैं, लेकिन उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वैक्सीन ये सबसे सतर्क रहने की क्या बात होती है कि जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, ट्रायल ऐसा हो जाए कि वैक्सीन देने के कारण किसी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ना हो जाए, ये ध्यान देने की बात है। उदाहरण के तौर पर पोलियो वैक्सीन आने में कितने साल का समय लगा, आपने देखा ही। थर्ड ट्रीटमेंट क्या, जो आपने देखा होगा तबलीगी जमात के बवाल के बाद प्लाज्मा थेरेपी करके उछाला गया। प्लाज्मा थेरेपी बिल्कुल फेल्ड है, दूसरे देशों में ट्रायल कर लिया गया है, प्लाज्मा थेरेपी कोई रोल नहीं। प्लाज्मा क्या है, ब्लड का ही सफेद जो पानी है वो प्लाज्मा है, उसमें एंटीबॉडी होता है, और ये मान लेते हैं कि जो इस बीमारी से रिकवर हो गए उनका प्लाज्मा ले लो और बीमार को दे दो, ठीक हो जाएगा। उसका देखा गया कि इसका बहुत रोल नहीं है। तब आती है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी मतलब हमारे देश के मैक्सिमम लोग इन्फेक्ट हो जाएं और हमारे अंदर अपने आप इम्यूनिटी डेवलप हो जाए उस वायरस के अगेंस्ट और हमें इन्फेक्शन ना महसूस हो। तो हर्ड इम्यूनिटी, 4 ही तरीके हमारे मेडिकल साइंस में वायरस के लड़ने के हैं। तो बार बार जो बात आ रही है, चाहे तो वैक्सीन, चाहे तो प्लाज्मा थेरेपी, चाहे तो हर्ड इम्यूनिटी, लेकिन इम्यूनिटी, तो इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के अंदर जो है ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है। हमें सिर्फ उसको स्ट्रांग रखना है कि हमारे ऊपर फॉरेन पार्टिकल का अटैक हो और इम्यून सिस्टम उसको फाइट करे और निकाल दे, खेल खत्म। इतने बवाल की जरूरत नहीं, इतने साइकोसिस की जरूरत नहीं है। एज सच हमारे मेडिकल साइंस में इम्यून सिस्टम बूस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। स्पेसिफिक तरीका है जो मैंने बताया। आयुर्वेद के ज्ञाता हमारे साथ हैं, ये जरूर आपको बता सकते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। वैद्य अंशुमन जी से पूछते हैं कि ये शायद कुछ बता पाए कि भाई इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का। वैद्य जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोरोना की जो मार चल रही है सब तरफ, और मैं समझता हूँ वाराणसी भी किससे अछूता नहीं है, और आपके भी अस्पताल में मरीज आ रहे होंगे, उनका भी आप ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, तो अभी आप क्या देखते हैं कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से किया जा सकता है? क्या पहली प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है आपके अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार? जी, हमारे आयुर्वेद का जो प्रयोजन था, जो आयुर्वेद धरती पे जब शुरू हुआ है, आया है, अवतरित हुआ है, तो 2 कारणों से आया था। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, और जो आतुर हैं, जो रोगी हो गए हैं, उनके विकार मतलब उनके रोगों को कैसे खत्म किया जाए। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ बनाए रखिए, दूसरा जो रोगी हो गए उनको ठीक करिए, उनकी चिकित्सा करिए, उनका इलाज करिए। इसमें भी वही सिद्धांत लागू होता है। जो रोगी नहीं है उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके हम उनको ऐसा बनाएं कि उनको यदि किसी कारण से इन्फेक्शन होता भी है तो उसका प्रभाव उन पे न हो, या फिर उसका प्रभाव हो तो फिर लड़के उससे आगे निकल जाए और वो ठीक हो जाए। और उसके बाद यदि अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी जाता है, ये पहला तो हुआ कि हम उनको इतना इम्यून कर दें कि उसका प्रभाव उन पे न हो। दूसरा हुआ कि यदि उनको हो जाता है तो उसके लिए हमारे यहाँ दवाएं जो बताई गई हैं, जैसे ये वात कफ ज्वर के अंतर्गत आता है, ये कोरोना के जो सारे लक्षण हैं, तो वात कफ ज्वर की चिकित्सा हम करेंगे तो निश्चित रूप से ही इसका लाभ मिलेगा और वो रोगी ठीक हो जाएंगे। और वात कफ ज्वर के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी दवाएं बताई गई हैं, बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, शमन औषधियां भी हैं, शोधन औषधियां भी हैं, लेकिन ऐसे काल में शोधन करना नहीं नहीं हो सकता, तो हम शमन औषधियों से ही काम चलाते हैं। पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि हमारे आयुर्वेद में या फिर हमारे भारत में जो हमको आहार बताया गया है, जो हमारे भोजन की ऐसी डिजाइनिंग की गई है कि मसाले हैं, जैसे हरिद्रा है, हल्दी है, या फिर मेथी है, या फिर ये अजवाइन है, काली मिर्च है, ये सब इस तरह से हमारे मसाले बताए गए हैं कि उनसे हम सतत रूप से हम इम्यून होते रहे। शायद यही एक कारण है कि और देशों की अपेक्षा यहाँ पे संक्रमण कम है और मृत्यु दर काफी कम है। और भारत में अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप चाहे तो देख लें, केरल एक राज्य है हमारे भारत का। केरल में जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा कम है, और वहां पे ठीक होने की जो दर है वो बहुत अच्छी है। अभी हम देख रहे थे, वहां के ज्वाइंट सेक्रेटरी है मेहता जी, उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो वो बता रहे थे कि 30 सालों से वहां पे वो नौकरी में है, 30 सालों से केरल में है वो। तो बता रहे थे, मैं जब से देख रहा हूँ वहां पे घर घर में आयुर्वेद है, वहां पे हर व्यक्ति गर्म पानी ही पीता है, उबला हुआ पानी ही पीता है। वहां के जो मसाले हैं वो इतने शुद्ध और
इतने अच्छे से उपयोग किए जाते हैं, हर हर खाने के लिए मसाले बताए गए हैं। लौकी हम खाते हैं, तो लौकी जब खाते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे यहाँ लौकी के साथ मेथी खाने को बताया गया है। वो उसको कम करेगा, वो उसको कम करेगा तो वो मेंटेन हो जाएगा। हम लोग खाते हैं उड़द की दाल के साथ हमको छौंक लगानी है तो उसमें हींग डालनी है। हींग इसलिए डालनी है कि वो जो उड़द की दाल से जो गैस बनेगी, वो उसको मेंटेन करेगी, वो उसको ठीक करेगी, उसका पाचन हो जाएगा। पाचन होना पाचन होगा तो आहार रस अच्छा बनेगा, आहार रस अच्छा बनेगा तो धातुओं का पोषण अच्छा होगा। जब धातुओं का पोषण अच्छा होगा तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, हमारी धातुएं अच्छी होंगी, हम रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बनी रहेगी। यही आयुर्वेद कहता है, यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। और आयुर्वेद के सिद्धांत जो होते हैं वो हमारे शुरू मतलब सुबह जगने से लेके रात में सोने तक जो जो चीजें बताई गई हैं, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, मतलब दिन भर में हमको क्या करना है, रात्रि में हमको क्या करना है। ऋतुचर्या मतलब जो हमारी 6 ऋतुएं बताई गई हैं, उन 6 ऋतुओं में अलग-अलग हमारे यहाँ रिदम फॉलो करने के लिए बताया गया है कि हमको ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। हमारे यहाँ शोधन बताया गया है, जिसे हम सुन रहे हैं कि जो ये कोरोना है, उसका सबसे अच्छा घर है हमारा कफ। जो हमारे कफ जो होते हैं उसमें जाके वो ग्रो करता है। तो हमारे यहाँ जो बसंत ऋतु में वमन कर्म बताया गया है पंचकर्म में। तो हम वमन करा के जो हमारे विकृत कफ होता है उसको बाहर कर देते हैं। जब उसको बाहर कर देंगे तो वो उसमें ग्रो करने का मीडियम ही नहीं बचता। आनंद पांडे जी, एक सवाल है कि अभी जो जी, हाल फिलहाल जो परिस्थिति है जो बनी हुई है, जी, उसमें जी, आ, हम सभी लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। जो एक हम लोग बहुत बड़े उसमें, जैसे भी डॉक्टर अंशुमन ने भी कहा कि इम्यूनिटी हम बढ़ाने के लिए आयुर्वेद जी, के लिए आप बता सकते हैं। तो सभी तरफ इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे बड़े जी, सारे ज्ञान भी आ रहे हैं क्या। जी इस पे रविंद्र जी एक मैं बताना चाहूंगा, और मेडिकल साइंस भी मानता है कि इम्यूनिटी की सम स्थिति होनी चाहिए। ना इम्यूनिटी लो हो, ना इम्यूनिटी हाई हो। हाई का मतलब है हाइपर इम्यूनिटी, अगर वायरस के अगेंस्ट हो जाए वो भी क्लियर है। अगर हमने इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल वैक्सीन देके या किसी भी तरीके से, तो वो भी हमारे शरीर को डैमेज करेगा। तो सम स्थिति, जिसको मेडिकल में होम्योस्टेसिस करते हैं, तो मैं वैद्य जी से यही जानना चाहूंगा सम स्थिति क्या रखे। क्योंकि देखिए, शोधन की जो आप प्रक्रिया कह रहे हैं, अभी के समय जब हर दिन इतने केसेस बढ़ रहे हैं, शोधन की प्रक्रिया जी, तुरंत काम नहीं करेगी और एक जी, दिन में जीवन शैली इंप्रूव नहीं होगी, क्योंकि नहीं भारतीयों ने होगी। अपना वो सिद्धांत छोड़ दिया। तो अभी जी, समन पे अगर हम हमें कुछ जानकारी आप दें कि क्या क्या करें, जो रविंद्र जी ने पूछा कि इन समय क्या क्या प्रिकॉशन ले और क्या क्या करें जिसके कारण जो संक्रमित होने वाले हों ना हो, और हो तो बहुत हल्के फुल्के लक्षण से निकल जाएं, उनकी हालत अति गंभीर ना हो। इस पे हम अगर आप ज्ञान दें तो बेहतर होगा। जी। हमारे यहाँ पानी हम उबला हुआ पानी गुनगुना पिए। उबला हुआ पानी हो, पानी जिसे हम पानी 5 लीटर यदि दिन भर में पीते हैं, तो 6 लीटर पानी उबालने के लिए रखिए और इतना उबालिए कि 1 लीटर उड़ जाए, वाष्प बन के उड़ जाए, तो 5 लीटर पानी जो बचता है, उसको फिर हम जो है गुनगुना ही रखें और उसको दिन भर पीते रहें। पहला हो गया ये पानी पीने का। दूसरा, हमारे आहार में हम ऐसी कोई चीज़ें न लें, जिससे हमको जो हमारे लिए साथ में ना हो, जैसे इस समय दही नहीं खानी। यदि हम दही खाएँगे तो जुकाम भी हो सकता है या फिर हमको जो है खाँसी आ सकती है। ये दही जो होता है ना, इस समय कफ प्रकोप कर सकता है और हमको इस समय जो भोजन हमको लेना है, उनमें सारे मसाले जो हमारे यहाँ बताए गए हैं, हल्दी का प्रयोग करते रहिए। रात में दूध लेते हैं तो उसमें दूध में हल्दी डाल के लीजिए। जो कुछ दवाएँ हमारे यहाँ बताई गई हैं, जैसे हमारे यहाँ इस समय अभी मैंने जो है एक मुहिम चलाई थी आयुष क्वाथ की। तो उसमें वो है आपका अदरक है, काली मिर्च है, दालचीनी है और ये आपका तुलसी की पत्तियाँ, ये इनको डालिए, उबालिए, उसके बाद थोड़ा-सा उसमें गुड़ आपके पास है तो गुड़ डालिए, थोड़ी-सी मिश्री डालिए अगर गुड़ नहीं है तो, और पीने से थोड़ा पहले नींबू निचोड़ के उसको पीजिए। ये सुबह-शाम आप करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से घरेलू उपाय हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखेगा। यदि किसी को रोग हो जाता है दुर्भाग्यवश, तो कुछ दवाएँ हैं, जैसे हमारे कालमेघ है। कालमेघ मेरी प्रिय दवा होती है, ये बहुत अच्छी एंटीवायरल है। और उसके बाद फिर है शुंठी, जिसको सौंठ बोला जाता है हमारे देशी भाषा में, सौंठ है, हल्दी है, हरिद्रा। आजकल हमारे यहाँ जो है, हमारे आयुष मंत्रालय में गोल्डन
मिल्क के नाम से बताया गया है कि गोल्डन मिल्क, जैसे हल्दी में दूध मिला के पीजिए तो ये हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। उसके बाद फिर अगर आप औषधि कल्पों पे आते हैं तो बहुत सारे औषधि कल्प हैं जो इसको ठीक करेंगे, लेकिन औषधि कल्पों के लिए बिना किसी वैद्य की सलाह के कोई इलाज नहीं करना चाहिए, जैसा मेरा मानना है। बिल्कुल पंडित जी, तो मैं एक ये समझना चाहूंगा कि जी जैसे आपने कहा कालमेघ, अब आम जी लोगों के लिए कालमेघ समझना मुश्किल है, क्या है कालमेघ? हल्दी तो आपने कह दिया, हल्दी तो लोग समझ जाएंगे, कालमेघ जी ये क्या है? कालमेघ एक वो है, हर्ब है, एंड्रोग्राफिक पेनिकुलेटा इसको बोलते हैं, और इसकी पत्तियों का यूज किया जाता है। ये कालमेघ बहुत बहुतायत में मिल जाते हैं, आपको जो है पंसारी की दुकान पे आप जाएंगे, कालमेघ मांगेंगे तो वो कालमेघ वो भी दे देगा, या फिर कालमेघ के ठीक है, बहुत सारे टैबलेट भी बने बनाए आते हैं। ठीक है। एक अज्ञानतावश मैं एक वैद्य जी सवाल मेरा आपसे पूछा प्रश्न हूं। है, मैं जी प्रश्न जी आपका, आप जी पूछिए, जी जी। आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मैं बस उसी से संबंधित, जैसे आपने कहा गर्म पानी का सेवन करना, तो जी मेडिकल साइंस के हिसाब से वायरस जब जाता है तो सेल के अंदर अपने आरएनए को इम्प्रेग्नेट करता है, मतलब ह्यूमन होस्ट के साथ। तो जी गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, ये तो थ्रोट में कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि वायरस तो ऑलरेडी सेल के अंदर चला गया। जी तो आयुर्वेद क्या मानता है कि गर्म पानी क्या करेगा उसके साथ, जो सेल के अंदर चला गया उसमें गर्म पानी का क्या रोल है? आयुर्वेद ये मानता है कि गर्म पानी जो है आपकी अग्नि को ठीक रखेगा, और अग्नि मतलब आपकी जो पाचन शक्ति है उसको हमारे यहाँ अग्नि के नाम से बोला जाता है, जाना जाता है। अगर आपकी पाचन शक्ति ठीक है, चूंकि हम गर्म पानी पी रहे हैं, जाठराग्नि जिसको हम बोलते हैं, जाठराग्नि अगर आपकी ठीक है हम्म तो आप जो भी खाएंगे आपका पचन भी ठीक होगा, और जब आपका पचन हम्म ठीक होगा तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहेगी। भले ही वो वायरस आपके शरीर में आ चुका है, लेकिन आप उससे हम्म। लड़ सकेंगे, मजबूती से लड़ सकेंगे। जी रविंद्र जी, आप हम पूछिए। ये हमारे यहाँ जो है, जो ज्वर अधिकार है, जो ज्वर रोग बताया गया है, वो यही कहता है कि ज्वर में जो होता है ना, वो अग्नि आपकी बंद हो जाती है, मंद हो जाती है, तो इसीलिए जो है वो सारे शरीर में ज्वर का प्रकोप होता है। हमको उसमें पाचन ठीक करना है, अग्नि को ठीक करना है, ये चीजें ठीक हो जाएंगी तो फिर जो है ज्वर आपका ठीक हो जाएगा। जी, वैद्य जी, जो मेरा प्रश्न था, आपने कहा था जो काल मेघ है वो किसी भी पंसारी से मिल जाता है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वाराणसी में मिल जाता हो, दिल्ली में मुझे आइडिया नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन साथ में जो आपने बताया टेबलेट उसकी ले सकते हैं, तो क्या टेबलेट जो है उतना ही काम करती है जितना जो वो हर्ब अगर हम डायरेक्टली लेते हैं वो काम करती है? हाँ जी, उतना ही काम करेगी, बल्कि हर्ब अगर अगर हरी मिलती है तो वो ज़्यादा अच्छी काम करेगी। अगर हर्ब हरी नहीं मिलती है, तो यदि हमको टैबलेट मिल जाए तो भी उतना ही काम करेगी, और पंसारी की दुकान पे यदि हम सूखी पत्ती लेंगे, तो वो भी उसका हम काढ़ा बना के पिएँगे तो वो भी उतना ही काम करेगी। लेकिन यदि काढ़ा बना के पीते हैं तो वो उसका पचन अच्छे से होता है। यदि टैबलेट के रूप में लेते हैं तो उसका पचन उतना अच्छे से नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक वो काम करेगी। जी, और ये जो मेन ये कालमेघ है वो किस चीज में इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करेगी? जी, इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करेगी। जी, वीरेंद्र जी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं वैद्य जी से? जी रविंद्र जी, सबसे पहले तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत सबको नमस्कार, प्रणाम। मैं चूंकि आज मैं मानता हूं कि दो विभूतियां बैठी हैं, एक ऐसे कहा जाए कि समुद्र के दो छोर हैं, अगर मैं मॉडर्न लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं, ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद का और एलोपैथिक का, ये दो ऐसे एक समुद्र के किनारे हैं जो कभी आपस में मिल नहीं सकते। तो मैं दोनों ही पैनलिस्ट से मेरा सवाल है कि सबसे पहले तो हम इस भ्रम की स्थिति के बारे में प्रकाश डालें कि क्या आयुर्वेद और एलोपैथिक कैन दे गो टुगेदर? क्या ये साथ साथ चल सकते हैं? क्या इनमें आपस में कोई विरोधाभास है? क्योंकि मैं डॉक्टर साहब, मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ एक किसी एक्सपर्ट की हैसियत से नहीं बैठा हूँ। मैं एक आस एनजीओ को रन करता हूँ, और जहां पर हम मेडिकल फील्ड में ही सबकी मदद करने और उसके प्रति जागरूकता फैलाने का ही काम करते हैं। तो मैं आज आम आदमी की समस्या लेकर के इस पैनल पे बैठा हूं। तो सबसे पहले तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या आयुर्वेद और एलोपैथी कैन दे गो टुगेदर, साथ साथ चल सकते हैं? क्यों कि यहाँ पर अभी एक स्थिति पैदा हुई है डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद खास तौर से, कि दो एक्सट्रीम में देख रहा हूं कि जिन लोगों को एलोपैथिक के ऊपर भरोसा है, उनको ओवर डिपेंडेंस है,
वो इतना भरोसा करते हैं कि उसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। और आयुर्वेद वगैरह को शायद वो बहुत मैं अगर एक वर्ड आपकी इजाजत से इस्तेमाल करूं, हल्के में लेते हैं। या दूसरा वर्ग एक ऐसा है कि वो एलोपैथिक से इतना डरा हुआ है कि उनको लगता है कि भगवान न करे उनको जाना पड़े, वो जाए ना, क्योंकि वहां पर एक तो लूटने का डर है, प्लस एलोपैथिक के बारे में जो भ्रांतियां हैं साइड इफेक्ट के बारे में। और मैंने देखा भी है कि आप एक की दवाई लेते हैं तो वो साइड इफेक्ट बहुत बढ़ जाते हैं। तो वैद्य जी से भी मेरा प्रश्न है, डॉक्टर अंशुमन से भी प्रश्न है कि इस बारे में हमारे दर्शकों को खुलासा करके बताएं। फिर अगले चरण में हमारे बहुत से आज प्रश्न हैं कि आज इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, हमें साधारण जानकारी भी लेनी है कि हम इन दोनों का सामंजस्य करते हुए, आज बीपी है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, इन जैसी बीमारियां जो रूटीन में, जिनको हम फैशनेबल और लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं, अगर मैं आपकी टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा हूं डॉक्टर साहब, तो इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, इस पर प्लीज बारी बारी से इस पर प्रकाश डालें। जी, पहले उम्मीद किनसे पहले किनको मौका दिया जाएगा? अब सवाल आपका है तो इसलिए अधिकार भी आपका बनता है। नहीं, अधिकार नहीं, मेरा अधिकार तो केवल एक ही है कि जनता को सरल भाषा में समझ में आ जाए, हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए। तो पहले वैद्य से है या पहले चिकित्सक से है, दोनों नहीं, बता दें आप कौन? पहले मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आज माफ कीजिएगा, मैं आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि आज आयुर्वेद को हमने शायद बहुत पीछे कर दिया है। उसके कारणों पे मुझे पता नहीं क्यों कर दिया है। तो एलोपैथिक बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो मैं डॉक्टर अंशुमन से पहला सवाल करूंगा, फिर मैं वैद्य जी से करूंगा। जी ठीक है वीरेंद्र जी, धन्यवाद। देखिए, कुछ भी मैं बोलूं उसके पहले बैकग्राउंड बताना इसलिए जरूरी, दर्शक देख रहे हैं कि वो हो सकता है मेरे बात करने के बाद किसी को कुछ संदेह भी हो। तो पहले मैं बता दूं, मेडिकल लीग की जो मैंने डिग्री और पढ़ाई हासिल की, एमबीबीएस जो बेसिक होती है, उसके बाद एमएस जो पोस्ट ग्रेजुएशन सर्जरी में होता है, फिर एमसीएच होता है कैंसर सर्जरी में, और एमआरसीएस रॉयल कॉलेज ऑफ एडिनबरा से होता है, वहां से किया। फिर बाद में एमबीए और मैनेजमेंट की डिग्री मैंने की और लॉ की डिग्री, ये सारी चीजें की। तो मतलब मेडिकल साइंस को मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद जहां जहां मुझे दिखने लगा कि मेडिकल साइंस में कुछ कमी मुझे महसूस होती कि इसके बाद हाथ खड़े करने पड़ते हैं, तो एमबीबीएस के दरमियान मैंने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता बाई चॉइस, पैशन के तहत पढ़ता था, क्योंकि वेद और उपनिषद का मेरा बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड, सनातन का बैकग्राउंड था, तो मैं पढ़ा हुआ था। पढ़ना जब चालू किया तो हचीसन हमारी किताब होती है मेडिकल की, जिसके कारण हमें बताया जाता है 5 लक्षण को देखें, मरीजों से ये पूछें, नब्ज देखें, नाड़ी, जिसको हिंदी में बता रहा हूँ, पल्स देखें, बीपी देखें, टेम्परेचर देखें, ये तो सभी जानते होंगे, नब्ज नाड़ी नहीं जानते होंगे। जब मैंने चरक संहिता दोबारा पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ है, चरक कहते हैं, बिल्कुल शुरुआती, वैद्य जी जानते हैं, शुरुआती अध्याय में लिखा हुआ है 24 गुण पहले देख लें मरीज से बात करने से पहले। मतलब मरीज आपके कमरे में जब आ रहा है तो कैसे चल के आ रहा है, एक साइड झुका हुआ है, आगे झुका हुआ, उसका चेहरा कैसा दिख रहा है, चेहरा इस तरह से है, एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन। फिर जब बैठा तो आप उससे पूछिए कौन सा मौसम तुम्हें पसंद है, खाना मीठा पसंद करते हो तीखा, इस तरह का वर्णन। तो मैंने सोचा कि कोई तो खास बात रही होगी। मैंने क्या किया, मैंने अपना मेडिकल साइंस नहीं छोड़ा, उस पे एड ऑन किया। ये तो इसमें तो किसी का नुकसान है नहीं, मैंने किसी की ना जांच कराई, मैंने ये चर्चा उनसे करना चालू किया। मैंने देखा मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस, मतलब तजुर्बा किसी बीमारी को पकड़ने का और उस बीमारी को आगे तक इलाज अच्छे से करने का बढ़ गया। मैंने सिर्फ सामंजस्य स्थापित किया, अपने मेडिकल को रखा और आयुर्वेद की अच्छी जानकारी को मैंने एड ऑन किया। एट द सेम टाइम मैं बताऊं, आयुर्वेद के नाम पे जो भारत में हो रहा है, बहुत बहुत रिच बाबा लोग आयुर्वेद का जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आयुर्वेद नहीं है, जिसके कारण हमारे कैंसर के मरीज गुमराह होने लगे और स्टेज 1 कैंसर स्टेज 4 में चला जाने लगा। तो मैं उनका विरोध भी करने लगा। तो लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब, एक साइड आप कहते हैं आयुर्वेद में कुछ चीजें हैं जो मैं भी सीख रहा हूं, एक साइड आप विरोध करते हैं। तो मैंने कहा, मैं विरोध इसलिए कहता हूं वो प्रोपेगेंडा है, वो आयुर्वेद नहीं है। आप सही आयुर्वेद को समझिए, क्योंकि आयुर्वेद में भी शल्य चिकित्सा सुश्रुत संहिता में है कि मतलब जहां सर्जरी होनी चाहिए वहां सर्जरी होनी चाहिए, जहां मेडिसिन की जरूरत है, दवा की जरूरत है, दवा होनी चाहिए। तो सामंजस्य की, देखिए आपने जो बात उठाई वहां पे मैं आता हूं। सामंजस्य बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए जरूरत है दोनों ब्रांच के बिल्कुल क्वालिफाइड डॉक्टर मिले। आज देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, तो मंत्रालय आपका चल रहा है,
दोनों में से कोई भी मंत्रालय इस पे नहीं आ रहा कॉमन एडवाइजरी पे कि आप अगर कोविड का इलाज कर रहे हैं तो आयुष मंत्रालय का ये है, दोनों का कॉमन एडवाइजरी चले, कोई नुकसान तो है नहीं। अगर आयुर्वेद के रिसर्च को हम रिसर्च मेथोडोलॉजी जो मेडिकल साइंस का है उसके तहत पब्लिश करें तो इंडिया से आप आश्चर्य में रहें, कम से कम 1000 से ऊपर रिसर्च हम हर साल पब्लिश कर सकते हैं आयुर्वेद और मेडिकल साइंस को मिला के। इसकी संभावना है क्योंकि हमें दिखता है एलोपैथ एक समय जाके ये हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पे जो दर्शक देख रहे हैं उनके घर की समस्याओं को बताता हूं जो आपने उठाया, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, थायराइड, इसका जो इलाज है मेडिकल साइंस में ही मैं पूछता हूं कि आप एक्चुअल इलाज क्या करते हैं। बीपी बढ़ा तो आपने ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिया, हार्ट रेट तेजी हुआ, हार्ट रेट को आपने कम कर लिया, लेकिन किस कारण हुआ उस पर आपने काम नहीं किया। मतलब लाइफ स्टाइल पे, जीवन शैली पे कब बात हुई, किसने समझाया वजन कम कीजिए, खाने में क्या क्या बदलाव कीजिए, किसी ने समझाया, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। यही सही समय है, कोरोना का काल है, जिसमें आयुर्वेद और एलोपैथ को एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ के और बिल्कुल ओपन माइंडेड डिस्कशन करके, डिबेट करके और आगे रिसर्च लेके आना चाहिए। और ये बिल्कुल संभव है। गोयल साहब आगे वैद्य जी बताएंगे। जी, मैं आपकी बातों से एकदम पूरी तरह से सहमत हूँ। दोनों चाहे आयुर्वेद की बात करूं चाहे मॉडर्न साइंस की बात करूं, दोनों का उद्देश्य एक ही है, लोगों को निरोगी बनाना, पहली बात। और दोनों को साथ लेके चला जा सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि दोनों लोगों को एक दूसरे के प्रति पारदर्शी रहना पड़ेगा। और तीसरी बात कि दोनों साइंस की, दोनों विधाओं की अपनी अपनी लिमिटेशंस, कहीं हम लिमिटेड हैं, कहीं वो लोग भी लिमिटेड है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे यहाँ भी जैसे शुरुआत तो हमारे यहाँ सर्जरी की आयुर्वेद से ही हुई थी। सुश्रुत जी जो है नेत्र के बहुत अच्छे सर्जन, सबसे अच्छे बड़े, सबसे शुरुआत नेत्र की जो सर्जरी हुई है वो शुरुआत ही शुरू की थी, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे लोगों ने छोड़ी और वो मॉडर्न साइंस ने इतना विकसित कर लिया कि आज जो है मॉडर्न साइंस के पास वो सर्जरी है। हमारे यहाँ वो सर्जरी नहीं होती है, हम लिमिटेड हो गए, तो हमारी लिमिटेशन वहां है। हमारे यहाँ जो है ये वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं नहीं रही, लेकिन हम लोग उनको वहां तक जाने से रोक सकते हैं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम वेंटिलेटर पे जाएं, कोई व्यक्ति आईसीयू तक नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए भी ये शर्तें हैं कि हम आयुर्वेद के बताए हुए आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरः, हम आयुर्वेद के जो बताए गए उपदेश हैं उनका आदर करेंगे, तभी हम जो है उस स्थिति तक नहीं जाएंगे कि हमको वेंटिलेटर तक जाना पड़े। लेकिन वेंटिलेटर पे जाने की जो दुर्भाग्यवश स्थिति आती भी है तो फिर वो क्षेत्र हो जाता है मॉडर्न साइंस का। या फिर अगर ऐसी कोई स्थिति हो जाए कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम कुछ मरीज ऐसे आए जो फर्स्ट स्टेज कैंसर के थे, फोर्थ में चले गए, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा, आयुर्वेद वालों के लिए भी मैं कहता हूँ कि हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्र मेरा है या ये क्षेत्र मेरा नहीं है। एक एक आयुर्वेद के डॉक्टर आंख भी देख रहे हैं, घुटना भी ठीक कर रहे हैं, पथरी भी निकाल देते हैं, बाल भी उगा देते हैं। अब वो चीज मॉडर्न में नहीं है। आंख का डॉक्टर आंख देखेगा, गले का डॉक्टर गला देखता है, पेट का डॉक्टर पेट देखता है। हमारे यहाँ है, मैं पेट भी ठीक करूंगा, मैं घुटना भी ठीक कर दूंगा, मैं आपको बाल भी उगा दूंगा। तो हमको जो है अपने क्षेत्र को बांट के पारदर्शिता के साथ, अपने साथ भी पारदर्शी होना पड़ेगा, मरीज के साथ भी पारदर्शी होना पड़ेगा। हमको मरीज को बताना पड़ेगा कि भैया आप फला जगह चले जाइए, ये हमारा क्षेत्र नहीं होता है। हमारे चरक जी, हमारे सुश्रुत जी ने कई जगह पे बताया है कि अब ये यहाँ से धन्वंतरी क्षेत्र शुरू होता है। धन्वंतरी क्षेत्र मतलब सर्जरी यहाँ से करनी है, इस रोग की चिकित्सा यहीं तक हम बता सकते थे, अब ये धन्वंतरी क्षेत्र शुरू होता है। तो मतलब ये अब आप सर्जरी के पास जाइए, अब आपकी सर्जरी होनी है। तो हम निश्चित रूप से हम जो है दोनों विधाओं को लेके साथ चल सकते हैं, लेकिन पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। और अब मैं आता हूँ आपके प्रश्न पे कि जो है, जो आप बताते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को ठीक करना जो है आसान भी है, कठिन भी है। आसान इसलिए है कि यदि हम ईमानदारी से उसका पालन करने लगे तो ठीक हो जाएगा। कठिन इसलिए है कि उसका ईमानदारी से पालन करना ही कठिन। हमारे यहाँ जो दिनचर्या बताई गई है, जो ऋतुचर्या बताई गई है, अब एक मैं बहुत छोटा सा आपको उदाहरण देके बताता हूँ। हमारे यहाँ प्रचलन में है, हम डेजर्ट जो है लास्ट में खाते हैं, सबसे अंत में खाते हैं। जब
कि हमारा आयुर्वेद कहता है कि हमको मधुर रसात्मक द्रव्य मीठा जो है भोजन में सबसे पहले लेना चाहिए। कारण ये है कि हमको भूख लगी हुई है, भूख लगी हुई तो हमारा वात प्रकोपित है, जो हमारा वात प्रकोपित है तो मधुर रस जो होता है वात को कम करता है, तो हम मीठा सबसे पहले खा लें। उसके बाद फिर मधुर खा लिए तो उसके बाद मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय जो हमारे रस बताए गए हैं उसका सेवन हम करें। लेकिन हमारे यहाँ प्रचलन ये है कि हम मीठा सबसे बाद में खाते हैं, क्या कि वो डेजर्ट है, लेकिन मीठा सबसे पहले खाना है। हमने खाने के क्रम को ही बदल दिया, खाने के क्रम को बदल दिया तो फिर वो पचने में हैवी हो जाता है। जब वो पचने में हैवी हो जाएगा तो फिर वो पचेगा नहीं, तो फिर हमको रोग होना शुरू हो जाते हैं। अब हम जो है डिपेंड हो गए हैं, हमको जो है नमक लेना है, आयोडाइज्ड नमक लेना है, वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक लेना है। हमारे ऋषि महर्षि शुरू से ही सैंधव लवण सेंधा नमक लिया करते थे, उनको कोई रोग नहीं होता था। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जब से हम लोग आयोडीन नमक खाना बहुत ज्यादा शुरू किया है, बहुत प्रचलन में लिया है, तब से थायराइड के रोगी ज्यादा मिलने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम आयोडीन की कमी जो है हमको नमक से नहीं पूरी करनी, हमारे भोजन में उतना आयोडीन पर्याप्त मिलता है कि हमको नमक में आयोडीन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं अपने जितने लोग मेरे आते हैं मैं उनको सबको सैंधव नमक लेने की ही सलाह देता हूँ। जी डॉक्टर साहब। जी जी पांडे जी, इस पे मैं मेडिकल साइंस का एक बहुत एस्टेब्लिश फिजियोलॉजी बताता हूँ। जो आपने बात कही कि मधुर रस पहले लेना चाहिए और उसके बाद खाना लेना चाहिए, जो आपने बताया, मेडिकल साइंस भी मानता है जब बहुत तेज भूख लगी रहती है तो आप खाना खाते हैं और ब्रेन में एक होता है सेटाइटी सेंटर, मतलब जिससे संतोष होता है, जो ये हमें सिग्नल देता है कि आपका खाना पूरा हो गया, आप खाना बंद कर दें। जी इस जब हम खाना लेना चालू करते हैं, स्टमक में जाता है, डाइजेस्ट होता है और इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जब ब्रेन में सेटाइटी सेंटर को पहुंचेगा तब ये सिग्नल देगा। और अर्लीस्ट टाइम जो देखा गया है इसमें 17 से 20 मिनट, और नहीं तो नॉर्मल आधे घंटे में ये प्रक्रिया पूरी होती है। तो हो सकता है 17 से 20 मिनट तक ये समझते रहे आप भूखे हैं, आप भूखे हैं और खाना खाते चले जाएं, और इसमें ओवर ईटिंग हो, ओवर ईटिंग होते ही मोटापा और बाकी सारी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर सेटाइटी सेंटर को पहले ही आपने शांत कर दिया मधुर रस देके, कोई भी मीठा देके, तो फिर ऑटोमेटिकली आप खाना कम खाएंगे, क्योंकि सेटाइटी सेंटर ने आपको सिग्नल दे दिया कि आप भूख शांत है, अब आप 2 रोटी खाएंगे, हो सकता है 1 रोटी खाएं, तो मोटापे की तो ऐसी जड़ खत्म हो गई। तो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, हाइपरटेंशन की बीमारी और लंबे समय में कैंसर की बीमारी को रोक सकते हैं। अगर सिंपल इतना कर लें कि जो सो कॉल्ड वेस्टर्न सभ्यता से आया है डेजर्ट, तो डेजर्ट को अगर पहले ले लें और खाने को बाद में ले लें तो ये तो बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। जी, हम एक छोटा सा उदाहरण और मैं दूंगा। हमारे यहाँ वात के 5 प्रकार बताए गए हैं। प्राण उदान समान व्यान अपान। अपान का काम होता है हमारे मल मूत्र को निकालना। तो हम लोग जो है कॉपी करते हैं, मॉडर्न वाले कहते हैं कि ये जो पेट साफ करने की दवा है रात में सोते समय ले लेना। हम लोग भी वही करने लगे हैं कि रात में सोते समय ये चूर्ण खा लोगे पेट साफ हो जाएगा। लेकिन जो चूर्ण खाएंगे वो चूर्ण अपने प्रभाव से पेट तो साफ करेगा, लेकिन काम जो है अपान वायु पे नहीं हुआ। अपान वायु पे यदि काम करना है तो अपाने विगुणे पूर्वे, हमारे यहाँ सूत्र है, अपान वायु अगर दुष्ट है, अपान वायु अपना काम नहीं कर रहा है, तो हमको वो पेट साफ करने की दवा सर भोजन के पहले लेनी है, न कि रात में सोते समय लेनी। हमको जो है बड़ी पारदर्शिता से काम करना पड़ेगा, हमको अपने शास्त्र को समझना पड़ेगा, हमको अपने शास्त्र पे रहना पड़ेगा। एलोपैथ वाले अपने शास्त्र पे हैं, हम अपने शास्त्र पे यदि रहेंगे तभी हम पारदर्शिता के साथ उनका साथ दे पाएंगे। और दोनों ऐसा नहीं, दोनों बहुत अच्छे से साथ रह के चल सकते हैं साथ, क्योंकि दोनों का काम ही है लोगों को स्वस्थ बनाए रखना, रोगों को खत्म करना। जी अंशुमन जी, कुछ और पूछ रहे हैं आप या मैं अपना प्रश्न रखूं डॉक्टर साहब? वैद्य जी, जो मेरा एक प्रश्न था वो आपने अनुत्तरित रह गया। मैंने आपसे पूछा था कि भी जो अभी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम डाइट में क्या क्या चीजें खानी शुरू कर दें, क्या क्या चीजें खानी बंद कर दें, जिससे जो इम्यूनिटी है हम घर के ही चीजों से अपनी बढ़ा सकें। ये प्रश्न आपका मुझसे है? जी वैद्य जी, आपसे है जी। और डाइट में जहां तक बात, डॉक्टर अंशुमन से पूछूंगा तो गोलियां लिख देंगे? नहीं, उन्होंने अच्छा अध्ययन किया हुआ है आयुर्वेद का। जी
डाइट का जहां तक प्रश्न है, आप शुरुआत आप कुछ चीजों को कुछ आपकी जो खाने की रोजमर्रा की चीजें हैं उनको मैं अपने बताई हुई चीजों से रिप्लेस भी करना चाहूंगा। जी, जैसे हम मैंने रोज इसीलिए चाय कहा पी क्या खाएं और क्या रोज ना खाएं। जी, रोज हम चाय पीते हैं। जी चाय को हटाइए और हमारे काढ़े को ले आइए। काढ़े में 4 चीजें हैं, बहुत आसान सी हैं, जो आपके हर व्यक्ति के घर में बड़े आराम से मिल जाएंगी। तुलसी है, तुलसी लगभग 50% लोगों के घर में मिल जाएगी, यदि नहीं मिलेगी तो हम जो है तुलसी को हटाएं। काली मिर्च है, अदरक है और दालचीनी है। इसको 2 गिलास पानी में उबालिए, उबालते उबालते आधा पानी उड़ जाए उतना उबालिए, उसको छान लीजिए। छानने के बाद थोड़ा सा गुड़ मिलाइए, अगर गुड़ नहीं है तो मिश्री मिलाइए और पीने से पहले आप नींबू निचोड़ के उसको पीजिए। ये सुबह शाम आप ये इसको कर सकते हैं। उसके बाद फिर आई बात भोजन की। भोजन में आप भोजन जो भी लेंगे उसको घी, लहसुन और जीरे से छौंक के दाल लेनी। भोजन गरम लेना है और आपको घी जरूर खाना है इस समय। घी यदि आप खाते रहेंगे ना तो घी आपकी अग्नि को भी अच्छा रखेगा। स्नेह में वो परम बुद्ध्यात् दुर्बल अग्नि दीपनम, ये घी का काम होता है कि आपकी अग्नि को ठीक रखेगा, आपके पाचन को ठीक रखेगा। पहला उसके बाद फिर अभी आप जो है दिन में कुछ आप ठंडा लेते होंगे या लस्सी लेते होंगे, तो उस ठंडे लस्सी की जगह पे आप जो है काली मिर्च, भुने हुए जीरे का पाउडर और सेंधा नमक डालिए और उस मट्ठे को पीजिए। वो आपका पाचन भी ठीक करेगा और आपको शीत भी रखेगा, ठंडा भी रखेगा। लेकिन वो मट्ठा आप फ्रिज का नहीं लेंगे, उसमें नॉर्मल पानी आप लीजिए। आप अपने घर में फ्रिज का पानी पीना बंद करें। इस समय अभी आप फ्रिज का पानी न पिए। फ्रिज का पानी पीने से मतलब मेरा ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रिज के पानी पीने से आपको जुकाम हो जाएगा। फ्रिज के पानी पीने से मेरा मतलब ये है कि फ्रिज का पानी आपके बॉडी टेम्परेचर से कम होगा। आपके पानी जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, उसको पचना होता है आपके शरीर में जाके। तो हमारे शरीर में वो जाएगा, तो हमारा शरीर उसको अपने टेम्परेचर में लाने के लिए कुछ एनर्जी खर्च करेगा, उसके बाद उसका पाचन शुरू होता है। तो उस एनर्जी को हम बचाएंगे और वो एनर्जी जो हमारे पेट के पानी को गर्म करती या उसको पचाती, उसको हम जो है अपनी इम्यूनिटी में लगा पाएंगे। पहला हो गया पानी का। उसके बाद जो हम भोजन लेंगे उसमें हम घी का प्रयोग करेंगे, मट्ठे का, तक्र का प्रयोग करेंगे। चटनी आजकल आ रही, पुदीने की चटनी भी हम खा सकते हैं, जो हमारे मौसम के हिसाब से भी है। कच्चा आम भी हम हमारे इस समय उपलब्ध है, कच्चे आम की चटनी भी खा सकते हैं। शाम का जो हम भोजन करेंगे वो हम सोने से कम 2-3 घंटे पहले करेंगे, हल्का भोजन करेंगे। ये तो हो गई आहार की बात। थोड़ा सा हम एक बात मैं और बताना चाहूंगा, हमारे आयुष मंत्रालय ने भी कुछ एडवाइजरी जारी की है, वो लगभग सब लोग जान चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा सा फिर से बताना चाहूंगा। एक तो आयुष का काढ़ा है, दूसरा है च्यवनप्राश। सुबह सो के उठिए, आप अपनी नित्य क्रिया करिए, उसके बाद 10 ग्राम च्यवनप्राश आप गर्म पानी से लीजिए, दूध से नहीं लेना है। च्यवनप्राश आप गर्म पानी से लीजिए, फिर जब भी आपको भूख लगेगी, च्यवनप्राश जब पच जाएगा, उसके बाद आप भोजन करिए, नाश्ता करिए। च्यवनप्राश पचने के पहले आप भोजन या नाश्ता मत करिए। ये हो गया हमारी एडवाइजरी। अब दिन में 2 बार या तो घी या तो आपके पास तिल का तेल होगा तो 4-4 बूंद सुबह शाम जो है दोनों नाक में आप जो है 4-4 बूंद तिल का तेल डालिए। उससे ये होगा कि आपकी नाक की जो लेयर होगी अंदर की, उसमें उसमें एक जो है लुब्रिकेंट पड़ा रहेगा, उसमें एक लेयर बनी रहेगी। तो उसमें कुछ भी पैथोजन जाएंगे तो वो अंदर तक एंट्री नहीं कर पाते। ये हमारे इसकी स्वास्थ्य मंत्रालय, जो हमारा आयुष मंत्रालय, उनकी एडवाइजरी है। वैद्य जी, जो आपने बताया कि हम घी भी खाएं, तो लोगों को घी खाने से या तेल खाने से या ऑयली चीजें खाने से लोगों को रहता है कि हमारा मोटापा बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? अगर घी सही से चर्निंग करके मट्ठे से मक्खन निकाल के सही से पका के घी बनाया हुआ है और यदि हम उसको सही मात्रा में लेते हैं तो वो हमारा मोटापा कतई नहीं बढ़ाएगा। लेकिन यदि हम बैठे बैठे कुछ भी खाएंगे, बिना घी के ही कुछ खाएंगे, तो भी मोटापा बढ़ेगा यदि हम अपना उचित व्यायाम नहीं करते हैं। तो हमको व्यायाम भी करना है, वैद्य जी, कम से आपने कम आधे घंटे टर्म्स एंड योग हमको कंडीशन करने पड़े। लगा दी कि तो घर घी घी निकालने की विधि, घी आपकी मार्केट में ही सही हम लोग सब लोग लाते हैं, वहां में तो शायद पॉसिबल हो, मैं समझता हूँ वहां भी
मेट्रो में तो कहीं घी इस तरह का जो आप बता रहे हैं कि खुद ही निकाला हुआ हो कहीं से लाएं। हम बाबा रामदेव इतना बढ़िया घी बेचते हैं, गाय का घी बेचते हैं, 450 रुपए किलो बेचते हैं, और हम बगल की दूध की डेयरी से लाते हैं, वो 550 रुपए किलो घी बेचते हैं। तो हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन सा अच्छा है। किसी तरह से भी आपने बताया, हमारे एक मित्र घी बेचते हैं, गाय का घी, वो कहते हैं कि घी जो है, अगर शुद्ध घी मिलेगा, अगर मैं शुद्ध घी बेचूंगा, गाय का घी बेचूंगा, तो 1500 रुपए किलो से उसकी लागत नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उनका कहना है, मुझे बताइएगा, आप बेहतर जानते होंगे, कि उनका कहना है जो घी क्रीम से निकालते हैं वो एक अलग है, वो फैट भी बढ़ाता है और भी बहुत सारी चीजें, जबकि घी जिस तरह से आपने बताई कि उसको दही जमा के फिर उसके बाद उसका मक्खन निकाल के घी बनाया जाए, तो वो फैट नहीं बढ़ाता है। जी, अब घी में बड़ा मैं क्या बताऊं, घी वही शुद्ध है जो आपके आपके खुद के आंखों के सामने बना हुआ है। घी का एक ऐसा मार्केट इस समय बन चुका है, गाय का घी के नाम से, कि ये इस मार्केट को समझना बहुत कठिन है। कहीं पे घी 400 रुपए किलो भी है, कहीं पे घी 1400 रुपए किलो भी है, और दोनों क्लेम करते हैं कि ये शुद्ध है। यदि आपको शुद्ध घी खाना है तो आपको अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। उसके तरीके बहुत आसान हैं, आपके घर में हमारी माएँ भी जानती हैं, हमारी दादी माँ भी जानती थी। इसको हमें भी सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये घी बनाने की जो कला थी ये खत्म हो जाएगी। मेरे यहाँ खुद मैं घी बनाता हूँ, मैं तो नारियल का तेल भी मैं खुद बना के ही यूज करता हूँ। डॉक्टर अंशुमन कुछ कहना चाह रहे थे और वीरेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अंशुमन जी, आप जो कह रहे थे कहें। काफी दर्शक अभी देख रहे होंगे, दोबारा मैं बहुत आपका एक चैनल चलता है ब्लंटली स्पीकिंग, और मैं ब्लंटली स्पीकिंग इस पे कर रहा हूं कि आयुर्वेद को किसी बाबा से जोड़ के न समझें, वो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद की गुणवत्ता को नीचे करना किसी का अधिकार नहीं है, व्यापार नहीं है। आयुर्वेद एक व्यापार नहीं है, आयुर्वेद एक वे ऑफ लाइफ है, पहली बात। दूसरी बात कि घी का जो फॉर्मूला डॉक्टर साहब बता रहे हैं, वैद्य जी बता रहे हैं, आप ही समझ लीजिए कि 1 किलो गाय के दूध में लगभग 100 से 125 ग्राम मलाई निकलती है। उस मलाई को आप जब दही में लैक्टोबैसिलस होता है, उसको डाल के जब छोड़ते हैं तो ब्यूटिफिकेशन होता है। फिर 1 किलो जब मलाई जमती है, जब उसको आप पिघलाते हैं, जो हर महिलाएं पुरुष भी जानते हैं, जब पिघलाते हैं तो जब घी निकलता है तो हार्डली 200 से 250 ग्राम निकलता है। तो इस रेशियो से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 1 किलो आपने गाय का दूध लिया, उससे मलाई कितनी निकली, उससे घी कितना निकला। 450 रुपए किलो में घी कैसे मिल सकता है शुद्ध? तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी सर्टेन ब्रांड का, क्योंकि सबसे ज्यादा टेलीविजन पे ऐड आता है, वो शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं कहूंगा मानसिक रूप से स्वस्थ हों, गुलामी ना करें। जो भी दिखाया जा रहा है आपको, आप उसके गुलाम ना बने। सच्चाई के साथ, तथ्य के साथ आपको जब बातें बताई, जैसे मैंने छोटी सी बात बता दी, क्रीम से घी तक पहुंचने में प्रक्रिया कितनी लंबी है और क्या कॉस्ट होना चाहिए, तो घी वो नहीं है, ये इससे मैं सहमत हूं। दूसरी बात है कि मेडिकल साइंस भी मानता है बैलेंस्ड ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। मतलब जीरो फैट करके आप बॉडी को नहीं चला सकते हैं। हमारा ब्रेन काम नहीं करता है, हमारी मांसपेशियां काम नहीं करती अगर जीरो फैट कर दें। तो आजकल जो फैशन चला हुआ है जीरो फिगर का और जीरो फैट का, मोटापा के लिए नहीं चला हुआ है, बिजनेस बनाया हुआ है। इसलिए इसको समझना होगा कि कैसे बैलेंस डाइट, मेडिकल भी हमारा मानता है, अगर आयुर्वेद भी मान रहा है, तो तथ्य को पहुंचा रहे रविंद्र जी। मैं तो सच में आपका शुक्रगुजार हूं कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं अभी तक मिला जो एलोपैथ और आयुर्वेद के दोनों के तथ्य को मिला के पहुंचा रहा हो। इस तथ्य को दर्शक समझें और अपने दिमाग को खोलें कि वो तथ्य नहीं जो टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है प्रचार के माध्यम से। तथ्य जी अंशुमन जी, मैं इसमें एक बात ही बस सिर्फ कहना चाहता हूं, मेरे दर्शक जितने भी देख रहे हैं और आगे भी बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे, डॉक्टर अंशुमन ने कितने आराम से, कितने सरल भाषा में आपको घी की कीमत तय करा दी कि अगर गाय का घी 50 रुपए लीटर आता है तो उसमें 1 लीटर घी में 100 ग्राम मलाई निकलती है, और 10 लीटर अगर घी आएगा यानी कि 500 रुपए का दूध आएगा 10 लीटर, तो उसमें से 1 किलो मलाई निकलेगी। और 1 किलो मलाई में डॉक्टर अंशुमन घी कितना निकलेगा? पर केजी मलाई मैंने बता दिया,
आपको जब 1 केजी मलाई को पिघलाते हैं तो घी हार्डली 125 से 150 ग्राम घी आपका निकलेगा। तो आप सोच लीजिए 500 रुपए में अगर 150 ग्राम भी घी निकल रहा है तो उस घी की कीमत, जो असली घी हुआ जो आप तक पहुंचेगा, वो उसकी कीमत 2500 रुपए प्रति किलो होगी। और आप लोगों को मैं एक चीज और बता देता हूं, मैं जर्नलिज्म से पहले एडवर्टाइजिंग की दुनिया में था और बहुत सारे मैं आपको इस तरह से आंकड़े रख दूंगा जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि हमें कोई चीजें कैसे बेची जाती हैं, मजबूर कर देते हैं हम आप लोगों को एडवर्टाइजिंग के माध्यम से कि ये अगर आप खा लोगे या ये लगा लोगे तो इतना बेहतर हो जाएगा। सिर्फ आप विज्ञापन की दुनिया से कुछ चीजें हैं जो आप मोटी मोटी समझ लीजिए, उसके बाद सारे विज्ञापनों को उसी दृष्टि से आप तौल लीजिए, क्योंकि विज्ञापनों में करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किया जाता है आप तक पहुंचाने के लिए। हम सबकी समस्या है, हम सब अपने काले रंगों से इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं और हम गोरा होना चाहते हैं। तो उसके लिए महिलाओं के लिए भी एक क्रीम आती है और पुरुषों के लिए भी क्रीम आती है, और इतनी क्रीम वो मैं अपनी माँ के जमाने से देखता आ रहा हूं, वो आज वो 6 हफ्ते में 2 हफ्ते में शैशे लगा के दिखाते हैं कि कितनी जल्दी आप 6 हफ्ते में 5 हफ्ते में गोरे हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो आप खुद सोचिए, और जो दूसरी कंट्रीज हैं वहां पे वो क्रीम की कितनी डिमांड होती और कितना उसका रिजल्ट होता, और क्यों नहीं वो क्रीम अब बननी बंद हो जाती कि भाई अब इतने समय से लोग यूज कर रहे थे तो अब उसका फर्क पड़ जाता। मेरी शक्ल देख लें, डॉक्टर अंशुमन भी देख लें, वैद्य जी भी बैठे हैं, हमारे बाल उड़ते हैं, अभी तक कोई दवाइयों के मुकाबले तो कुछ चीजें शायद नेचुरल हो सकती हैं। वैद्य आनंद जी बताएंगे भी कि भाई हम बालों को संभालने के लिए कैसे क्या करें, लेकिन गंजा कम करने के लिए बहुत सारे विज्ञापन बड़े बड़े आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के आते हैं, नाम किसी का भी नहीं लूंगा, लेकिन वो उनकी आड़ में लाखों रुपए के पैकेजेस आपको बेच देते हैं और बाल आपके और कम होते जाते हैं, उसमें कोई बढ़त नहीं होती। तो विज्ञापन की ऐसी दुनिया है, तो विज्ञापनों के चक्कर से आप दूर हैं, वो विज्ञापन किसी तरह के। मैं आपसे लेता हूं प्रश्न, पहले वीरेंद्र जी कुछ प्रश्न ही पूछना चाह रहे हैं तो हो सकता है आप उसका कंबाइन आंसर दे पाए। मैं प्रश्न भी पूछना चाह रहा हूं, और रविंदर जी जो भी आपने बात एडवर्टीजमेंट की कही उसी संदर्भ में एक लाइटर वेन में एक बात कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन ने हमें एक अपॉर्चुनिटी भी दी है और इन एडवर्टीजमेंट की धज्जियां भी उड़ाई हैं। अगर 2 महीने के लॉकडाउन में दिन में 20-20 बार साबुन से आप लोगों ने हाथ धोए हैं, और अगर वो हाथ गोरे नहीं हुए हैं तो आप समझ जाइए कि फेयर एंड लवली क्रीम का क्या रोल है। ये सब एडवर्टीजमेंट का खेल है, एज यू राइटली सेड। मेरा डॉक्टर साहब वैद साहब से, पांडे जी से एक अनुरोध है कि जब आप काढ़े के बारे में बता रहे थे तो आपने ये तो बताया कि उसमें तुलसी, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, उसको उबाल लें, आधा कर लें और फिर गुड़ डाल लें और पीने से पहले नींबू निचोड़ लें, लेकिन आपने इसकी मात्रा नहीं बताई। तो मैं समझता हूं कि हमारे दर्शक शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, उसकी मात्रा भी स्पेसिफाई करें कि उनको क्वांटिफिकेशन कैसे हो उसका। तो उसके बाद फिर मैं अगला प्रश्न पूछता हूं। पांडे जी, एक व्यक्ति के हिसाब से मैं बताता हूं आपको, एक व्यक्ति के हिसाब से जो है करीब 10 पत्तियां जो है आपको लेनी है तुलसी दल की, करीब 2 से 3 ग्राम आप लेंगे अदरक, उतना ही आप लीजिए काली मिर्च और उतना ही आप लीजिए दालचीनी, और उसको जो है 200 ml पानी में उबालिए। 200 ml पानी उबलते उबलते जब आधा या आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा, धीमी आंच पे उबालना है, जब आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा तो उसको छानिए। उसको छानने के बाद थोड़ा सा गुड़ या मिश्री मिलाइए और पीने से जस्ट पहले उसमें नींबू मिलाइए। उसमें शहद नहीं मिलाना है क्योंकि शहद गर्म नहीं लिया जाता है। ये एक व्यक्ति के हिसाब से मैंने बताया। इंग्रेडिएंट डाल दे, बस पानी में उसको उबाल दे, या इसको कुछ कूट लेना चाहिए हमें? ये अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, हाँ कूट लेना चाहिए। तो, ओके जी थोड़ा सा कूट ले, पाउडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो क्वाथ व काढ़ा बनाया जाता है वो पाउडर का नहीं बनाया जाता, वो दरबरे भरण चूर्ण का ही बनाया जाता है। मेरा आप दोनों से एक प्रश्न है, डॉक्टर अंशुमन और डॉक्टर पांडे जी। किसी भी चीज की कोई भी साइंस होती है तो उसके अंदर एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट होती है। क्या आप ऐसी कोई गाइडलाइंस दर्शकों के लिए दे सकते हैं कि हमें, चाहे वो कोरोना पीरियड हो चाहे पोस्ट कोरोना, क्योंकि अल्टीमेट आप दोनों ने का आम राय है कि अल्टीमेट दोनों विज्ञान का मकसद है कि शरीर निरोगी रहे, आम जनता का, जनसाधारण का। तो ऐसे कौन से कार्य हैं या ऐसा कौन सा खान पान है जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए? जैसे मैं एक छोटी सी बात करता हूं
हम लोग आज इतने आदी हो गए हैं कि जैसे हमने खाना खाया, ऑफिस जाने से पहले खाना खाया और हम नहाए नहीं और खाना खाने के तुरंत बाद हम नहाने चले गए। क्या ये करना चाहिए? क्या इसका भी कोई डिसिप्लिन होना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, इसमें मैं एक बात देख रहा था, मैं आयुर्वेद के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा और मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपको जमीनी हकीकत बताना चाहता हूं। आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा डर पैदा हो गया है, ऐसी भ्रांति या तो पैदा की गई है या ऐसा हो गया है कि ये लोग जो कूट करके दवाई देते हैं, मिक्स करके और उसकी पुड़िया बना करके देते हैं कि ये पुड़िया 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, तो ऐसा हमें बताया गया है या बताया जाता रहा है कि इन दवाइयों से परहेज करें, इसके अंदर स्टीरॉइड्स मिले होते हैं और स्टीरॉइड्स मिले होते हैं तो वो बहुत जल्दी आपको लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन बाद में स्टीरॉइड के बारे में सबको पता है कि भाई आप स्टीरॉइड्स अगर लेंगे तो बाद में आपके साइड इफेक्ट होंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं और अवैध जी, मैं इस भ्रांति को इस चैनल के माध्यम से तोड़ना चाहता हूं और आम जनता तक एक सही मैसेज दिलवाना चाहता हूं। मैं वैद्य जी, आप शुरू करें उससे जी पहले वैद्य एक जी। दर्शक हमारे ना बहुत देर से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसका बड़ा शायद जरा छोटा सा क्रिस्प आंसर है कि रिफाइंड ऑयल का विकल्प क्या है। वैद्य जी, आनंद जी, पहले आप जवाब दें, फिर मैं मेडिकल जवाब इनका देता हूं रिफाइंड ऑयल का। हम जी, वैद्य जी, रिफाइंड ऑयल का विकल्प मैं बताता हूँ। हमारे गांव में पहले जो है महुए के बीज, उसको हमारे यहाँ देसी भाषा में कोयना बोला जाता था, उसका तेल एक बहुत अच्छा विकल्प है, पहला। दूसरा, यदि हम अफोर्डेबल हैं तो देसी घी, उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है रिफाइंड ऑयल का। वैद्य जी, आप तो ऐसी चीजें बता रहे हैं जिनका नाम से लगता है कि अमृत की बात कर रहे हैं। कहां से ढूंढ के लाए, कहां समुद्र मंथन करें हम? चलिए चलिए, इसको महुआ तो जो मैं है मेट्रोज में रहने वाले लोग हैं, उनको पता भी नहीं होगा महुआ होता क्या है। रविंद्र जी, वैद्य जी काशी की धरती पे रह रहे हैं जहां भगवान शिव साक्षात उपलब्ध हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं इसको साधारण और प्रायोगिक स्तर पे समझा सकता हूं। जी प्लीज बताएं। इसका देखिए, सबसे पहले तो आपने बता ही दिया, मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, गोयल साहब बैठे हैं। संयोग से मैंने भी एमबीए किया और जब उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहा था, फिलिप कॉटलर की किताब थी, तो जब मैंने कंज्यूमर सेगमेंटेशन एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी पढ़ी, तब मुझे समझ में आया किस तरह से सारी चीजें बेची जाती हैं। रिफाइंड ऑयल का आपको पता होगा कि जब रिफाइंड ऑयल लॉन्च होना था, तो पहले ये समझ लें दर्शक जो पूछ रहे थे कि रिफाइंड ऑयल होता क्या है। हाइड्रोजनेशन किया जाता है ऑयल का, तेल का हाइड्रोजनेशन किया जाता है, चाहे वो जिस चीज का रिफाइंड ऑयल आप देखते हैं, वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल, राइस रिफाइंड ऑयल, उसका हाइड्रोजनेशन किया जाता है, एक प्रोसेस है जिसके कारण इसमें आने वाली स्मेल खत्म हो जाए, चिपचिपाहट थोड़ी कम हो जाए और ये बहुत ही थिन, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट दिखने लगे। लेकिन उस हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट का लॉन्ग टर्म में मेडिकल साइंस भी अब मानने लगा कि कितना बड़ा नुकसान है, ब्लड वेसल के डैमेज करने पे, हार्ट अटैक के आने पे बहुत सारा नुकसान है। अब सुनिए कहानी। जब रिफाइंड ऑयल लॉन्च होना था, उसके पहले सरसों के तेल और घी को इतना बड़ा दोषी करार दे दिया गया कि इसको खाया कि हार्ट अटैक हुआ, ये पहले कराया गया, ब्रेन वॉश कर दिया, फिर हुआ व्हाट इज अल्टरनेटिव, तो मार्केट में लॉन्च हो गया रिफाइंड ऑयल, अब इसको खा लो कुछ नहीं होगा। देखिए, आज की डेट में भी पूरे साइंस ने पूरा रिवॉल्व करके रिसर्च करके वापस वहीं आ गया कि मिक्सचर ऑफ देसी घी, जिसकी बात ऑलरेडी हो चुकी, देसी घी, सरसों का तेल और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, जैसे साउथ इंडिया में जाएंगे तो नारियल का तेल है, हालांकि नारियल के तेल में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, तो देसी घी, सरसों का तेल और हो सके तो सूरजमुखी का तेल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिक्स एंड मैच करके, मतलब किसी सब्जी को आपने सरसों के तेल में बना ली, किसी को घी में बनाया, किसी को खाने को अपने सनफ्लावर, जिसको सूरजमुखी का तेल कहते हैं, नॉन हाइड्रोजनेटेड, नॉन रिफाइंड, मतलब रॉ, जो आजकल ऑर्गेनिक की बात होती है ना, एक्चुअल तेल, उसका इस्तेमाल करें प्रोपोर्शन में। वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, रादर देन कि आप रिफाइंड ऑयल के चक्कर में पड़े। और इसके कारण मार्केट में रोज नए ब्रांड आ रहे हैं,
जिनका क्वालिटी स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। इस पे अब सवालिया निशान मेरा पूरे सिस्टम पे भी है। सिस्टम पे ये है, कोई भी फूड प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो ये हमारे सरकार में बैठे नीति निर्धारक का काम होता है, एजेंसीज होती है हमारी, जिसमें बहुत सारी एजेंसीज हैं, आप लोग जानते हैं, कि इस प्रोडक्ट को टेस्ट करें और मार्केट में उतारने से पहले ये इंश्योर करे कि पब्लिक के हेल्थ के लिए ये सुटेबल प्रोडक्ट है कि नहीं है, जिसको आमतौर से सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जिसकी टेस्टिंग नहीं होती है। मतलब टेस्टिंग फ्रॉम, कहां से इसका सोर्स लिया गया, कहां से प्रोडक्ट लिया गया, कैसे प्रोसेसिंग की गई, इसका कंटेंट क्या है और इसका साइड इफेक्ट है या नहीं है ह्यूमन लाइफ पे। कंपेयर कहां से किया जाएगा? गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड इंडिया का क्या है? घी, सरसों का तेल और सूरजमुखी ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये 4 गोल्ड स्टैंडर्ड है। इससे जब कंपेयर करेंगे तभी माने। तो वापस मैं कह रहा हूं, कम बैक टू बेसिक्स। जैसे बैक टू बेसिक्स आएंगे तो मेरी एक थियरी है, लाइफ पिल, आपका जीवन दवाइयों के, गोलियों के बिना कैसे बना सकते हैं, ये संभव है। जी, वीरेंद्र जी का आई थिंक क्वेश्चन अब एड्रेस करने का समय है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न और आगे है, मैं पूछूंगा जरूर, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र जी का ले लें, अदरवाइज पता लगा क्वेश्चन ही हम भूल जाएंगे। वीरेंद्र जी का सवाल पांडे जी से था। हाँ, मेरा पांडे जी से जो सवाल था कि एक तो आयुर्वेद के बारे में जो भ्रांति फैली हुई है कि ये पुड़िया जो दी जाती है, इस पुड़िया में स्टीरॉइड्स होता है, ये रविंद्र जी, मैं इस माध्यम को इस सबके भले के लिए कि इस बारे में भी भ्रांति दूर की जाए और इसको किस तरीके से लोगों में एक दोबारा से विश्वास पैदा किया जाए कि जहां पर हम जो बात कह रहे हैं कि एलोपैथिक और आयुर्वेद का सम्मिश्रण हो और दोनों एक साथ चल सके। जैसे हमें सिखाया गया कि यू हैव टू लिव विद कोरोना, साथ साथ रहने की, जीने की आदत डालनी होगी। इसी तरीके से इसके बारे में जो भ्रांति है वो दूर करें डॉक्टर साहब। पांडे जी। जी, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पुड़िया हम लोग बनाते हैं या जो भी वैद्य बनाता है, उसका बनाने का एक कारण होता है कि 10-12 दवाएं मिला के एक साथ हमको एक दवा बनानी होती है और उसको देना होता है। और हर दवा की हमारे पास बनी बनाई टैबलेट नहीं उपलब्ध होती, तो उन कल्पों को मिलाते हैं और मिला के उसको घोट के पीस के फिर उसकी पुड़िया बनाते हैं। पुड़िया इसलिए बनाते हैं कि प्रॉपर डोज उसका उसके शरीर में हर बार जाए। ये तो हो गई पुड़िया की बात। दूसरी बात हुई कि जो आप कह रहे हैं कि वो स्टेरॉइड होती है कि नहीं होती है। स्टेरॉइड डाला गया कि नहीं डाला गया, वो तो वैद्य की ईमानदारी पर निर्भर करता है कि वो स्टेरॉइड डाल रहा है या शुद्ध वही दवा दे रहा है जो वो लिखा है। तीसरी बात, क्या ऐसा होता है डॉक्टर साहब, वैद्य जी, ऐसा होता है, कभी हुआ है ऐसा? आपके संज्ञान में ऐसी कोई बात आई है कभी? जी, मेरे यहाँ ऐसे पेशेंट आते हैं जो 20-20 रुपए की पुड़िया लेके आते हैं, जो 20 रुपए की पुड़िया 1 हफ्ते दवा चलती है और एक पुड़िया खाते ही उसके सारे दर्द गायब हो जाते हैं, चाहे वो पेट का दर्द हो, चाहे वो घुटने का दर्द। ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है। और आप सही कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भ्रांति फैली हुई है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। जी, बिल्कुल सच्चाई है। जो भ्रांति फैली हुई है उसमें सच्चाई है। कोई आयुर्वेद की जो प्रैक्टिस करते हैं, क्या उनकी कोई रेगुलेटरी बॉडी ऐसी नहीं है या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि अगर ऐसी कोई शिकायत मिले तो वहां पर जाकर के उनकी शिकायत करी जाए? जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रोफेशन के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनी हुई है, जहां पे हम कोई भी कंप्लेंट है तो कर सकते हैं। तो क्या अपने आयुर्वेद में कोई इस तरह के कोई रेगुलेटरी बॉडी है? जी, अभी तक तो सीसीआईएम थी। अब सीसीआईएम को डिसॉल्व करके भारत सरकार, आयुष मंत्रालय ने एक नई कमेटी गठित की है। वो रेगुलेटरी बॉडी जो है हमारे दवाओं के निर्माण पे और हमारे जो विद्यालय, जो आयुर्वेद के विद्यालय मिलते हैं, उनकी मान्यताओं के सारी देख रेख करने की जो बॉडी गठित की गई है, उसमें हम शिकायत कर सकते हैं, लेकिन होता बहुत कम है। अब उसको देख के मैं आपको बताना चाहूंगा, जगह जगह पे आप देखेंगे खानदानी आयुर्वेदिक दवाखाने खुले हुए। वो खानदानी आयुर्वेदिक दवाखाने अब आयुर्वेद के लिए घातक बनते चले जा रहे हैं। वो 20 रुपए में नाड़ी देखता है और पुरानी पुरानी दवाएं जो भी देता हो, बताते हैं कि इससे हम आपको आराम मिलेगा। आयुर्वेद को गिराने वाले जो है ये खानदानी आयुर्वेदिक दवाखाने जो खुल गए हैं, जिनको आयुर्वेद नहीं आता या जो आयुर्वेद नहीं पढ़े हुए हैं, सिर्फ उस बैनर के नीचे चल रहे हैं, वो है। दूसरा, ये जो पुड़िया बना के जो दवा दे रहे हैं स्टेरॉइड मिला के, ये है। इससे हमारा भी नुकसान होता है, क्योंकि मरीज आता है तो कहता है डॉक्टर साहब वहां गए थे तो 2 ही दिन में आराम हो गया था, आपकी दवा से 3 दिन में भी आराम नहीं हो रहा है। तो फिर मुझे उनको बताना पड़ता है कि आप जो लिए थे वो क्या था, वो आप भी नहीं जानते।
मरीज को एक चीज और करनी चाहिए कि जो वैद्य उसको दवा दे रहा है, 1 नंबर की पुड़िया या 2 नंबर की पुड़िया या 3 नंबर की पुड़िया, उसमें आपने दिया क्या है वैद्य जी, ये भी बताइए। उसको लिखवा के उसको लेना चाहिए, वो उसका अधिकार भी है, चूंकि वो एक ग्राहक के रूप में आता है, वो उसका अधिकार भी है, उसको पता होना चाहिए कि वैद्य जी ने उसमें क्या डाल रखा है। और उसको ये भी पूछना चाहिए कि जो यहाँ पे दवा दे रहे हैं उससे मुझे क्या लाभ होंगे, क्या हानियां हो सकती हैं, इसको किसके साथ लेना है, इसको किसके साथ नहीं लेना है। ये हमारा फर्ज होता है कि मैं सारी चीजें उस रोगी को बताता चलूं, जो उसको जाहिर करता चलूं। जी डॉक्टर साहब कुछ मेरे पूछ रहे थे। अंशुमन जी कुछ डॉक्टर कह रहे थे। जी, अंशुमन जी से पहले मेरा एक सवाल और है वैद्य जी से, क्योंकि एक से क्रम टूट जाएगा अदरवाइज। मैंने एक सवाल और पूछा था कि जैसे हर चीज में डूज एंड डोंट्स होते हैं, तो क्या जी एक साधारण आदमी को ऐसी क्या चीजें जो डोंट्स आप बताएंगे कि उसको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपनी जीवन शैली से इसको दूर कर देना चाहिए? जी, आपने पूछा था वो नहाने का, आपने उदाहरण जी दिया जी, था। मैंने एक उदाहरण के तौर पे दिया था, ऐसी बहुत सी चीजें होंगी। जी वीरेंद्र जी, बट मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब इसी से रिलेटेड कुछ कहना चाह रहे थे, स्टीरॉयड से रिलेटेड, तो शायद वो बेटर रहेगा फिर उसके बाद, क्योंकि जी थोड़ा जी, सा स्टैंड। एज यू विश, एज यू विश रविंद्र जी। जी जी गोयल जी साहब, इसको देखिए डिकोड करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे आपने पूछा कोई इस तरह की संस्था है जहां हम शिकायत कर सकें। देखिए, जो टेलीविजन पे आयुर्वेद के नाम पे जो दिखाया जा रहा है, पहली बात जानिए कि आयुर्वेद नहीं है। क्यों, मैं बता, किसी मेडिकल के डॉक्टर को देखा है टेलीविजन पे बैठ के बोल के कि मैं ये दवा देता हूँ और मेरे क्लिनिक में आओ, मेरा क्लिनिक ये है, और हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से बैन है, मतलब पावरफुल है, आप नहीं कर सकते हैं ऐसा काम। सिमिलरली आयुर्वेद का जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो हमारी अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आते हैं, ऐसे डॉक्टर नहीं कर रहे हैं वहां। वहां पे बिजनेसमैन है जो आयुर्वेद का सहारा लेके ये दिखा के आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं है और ये कर रहे हैं। अब दूसरी बात आई स्टेरॉइड की। स्टेरॉइड क्या है पहले समझना है। ब्रॉड ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, ब्रॉड ग्रुप। जिम में भी स्टेरॉइड जाता है फीलिंग बिल्डिंग, मसल बिल्ड करना और तुरंत बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करना के लिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, मतलब घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या इन जनरल बुखार लगा हो, या कोई भी इलनेस की फीलिंग हो, आप एक शॉट स्टेरॉइड दे दें, बेहतर महसूस होगा। उसकी टैबलेट भी आती है, इंजेक्शन भी आता है। तो हमारे मेडिकल में भी जो जिसको हम क्या कहते हैं, झोला छाप डॉक्टर गांव में बैठे, उनके पास जब मरीज जाता है, शॉर्ट इंजेक्शन स्टेरॉइड का देता है, एक एंटीबायोटिक का देता है और फिर आगे बढ़ता है। तो उस ग्रुप को कंप्लेन करने के लिए हमारे पास कोई संस्था नहीं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आता है। ये अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है। इसके लिए ड्रग एंड मैजिक एक्ट है, हमारा कानून है, जो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई संवैधानिक तरीके से एस्टैब्लिश्ड कोई पद्धति नहीं है इलाज करने का, और आप कर रहे हैं, जिसमें भभूत, चूरन, झाड़ फूंक या कोई भी मैजिक, जादू टोना या इस तरह की जड़ी बूटी जिसका कोई एस्टैब्लिश रोल नहीं है, आप देते हैं, तो आप कानूनी अपराधी हैं और आपको जेल तक की सजा और पनिशमेंट हो सकती है। तो उनको कंप्लेन करने के लिए सीधा कोर्ट है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में मैटर आता है। आप डायरेक्टली या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको नीचे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान दिया हुआ है, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्वालिफाइड डॉक्टर करने के लिए ऑर्गेनाइज सिस्टम से ही जाएगा। क्वालिफाइड डॉक्टर जो पढ़ा है, जो एस्टेब्लिश साइंस है, उसी की बात करेगा, आपको कभी गुमराह नहीं करेगा कि दे रहा है कुछ और, उसमें कुछ और दवा मिला दिया। इसको जैसे मैं बताता हूँ कैंसर के इलाज में क्या करते हैं, जो कहते हैं गौमूत्र से मैं कैंसर का इलाज करता हूँ, गौमूत्र में कैंसर की मेडिसिन मिला देते हैं और पिलाते हैं। हमारे यहाँ भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैंसर की कई मेडिसिन है, जिसका कि हर कैंसर पे थोड़ा बहुत असर आ ही जाएगा। स्टेरॉइड मिला देते हैं, कैंसर की कई दवाओं में गोल्ड मिलाते हैं, गोल्ड का चूरन बोलते हैं, कुछ भस्म जानते होंगे। उसके अंदर कैंसर कीमोथेरेपी की जो कई टैबलेट आती है, जो हम टैबलेट फॉर्म में देते हैं, उसको क्रश करके मिलाते हैं और कहते हैं ये आयुर्वेद की दवा है। आयुर्वेद की दवा नहीं है वो। उसकी हम जांच कराएं, पता करें तो पता चले, क्योंकि ये रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं है। इनका रास्ता एक ही है, कोर्ट तक। इनके लिए कोई मेडिकल काउंसिल नहीं है, ना आयुर्वेद का कोई काउंसिल है। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आता है कि अगर जैसे मान लीजिए मुझे एक पुड़िया मिली किसी भी वैद्य जी से,
और मुझे उसके ऊपर शक है, तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि मैं उस पुड़िया को किसी लेबोरेटरी में ले जा करके आधिकारिक तौर पे मैं उसकी टेस्टिंग कराऊं और उसकी रिपोर्ट लेकर के उसको संज्ञान लेके मैं उनके ऊपर केस कर दूं अगर गलत पाया जाता है तो? बहुत बढ़िया, आपने जन जागरूकता के लिए और बिल्कुल जनता से जुड़ा सवाल आपने पूछा कि लग तो जाता है कि है, करूं क्या। एस्टेब्लिश है, दिल्ली में भी है, मैं उनका डिटेल आपको दे दूंगा, नोएडा में भी है, जिसपे आप सर्टेन पैरामीटर्स पे उसके टेस्टिंग करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि यमुना खादर की सब्जियों की जांच हमने कराई थी, सॉइल की कराई थी, वाटर की कराई थी। हमें शक हुआ था कि सब्जियों में जहरीले तत्व मिले हुए हैं। हमने 4 पैरामीटर उठाए थे, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी। इनकी जांच करके बताइए अगर इसमें उपलब्ध है तो ये कैंसर फॉर्मिंग सब्जियां हो सकती है। वो चारों चीजें मिल गई। सेम आप कोई भी दवा आपको मिलती है, आप लेबोरेटरी में दें कि आप चेक करके बताएं कि ये आयुर्वेद ये क्लेम कर रहा है, इसमें कोई स्टेरॉइड या कोई हेवी मेटल्स ऐसा तो नहीं मिला है। अगर मिला है टेस्ट करके बताएं, आपको ऑथेंटिक गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड रिपोर्ट आएगी, दिखेगा कौन सा कंटेंट कितना है, उठाइए और उसको कोर्ट में डाल दीजिए। एक तरीका। दूसरा तरीका, कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं कि मेडिकल साइंस में बहुत कठिन इलाज है, खासकर कैंसर के मामले में, तो चले जाते हैं गुमराह होके। उनको आप फॉल्स क्लेम देते हैं स्टेज 1 की रिपोर्ट पे, मैं ठीक करूंगा। जब ठीक नहीं हुआ तो आपने कहीं रिपोर्टिंग में डाली उसको, किसी चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या किसी कोर्ट में आपने डाला कि इन्होंने फॉल्स क्लेम किया था मुझे। दवा देते रहे, कहते रहे ठीक हो रहा है, और अंत में कहते हैं जब हीमोग्लोबिन 2 बच गया, कैंसर फूट के बाहर आ गया, तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ड्रग एंड मैजिक एक्ट के तहत उनपे बहुत बड़ा कानूनी मुकदमा होता है, उनको करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेगी, देखिए वीरेंद्र जी, मेरा मानना है एवरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट। हर इंसान के जीवन का महत्व उतना ही है, गुमराह ना करें। एट द सेम टाइम मेडिकल साइंस आपका परफेक्ट है, नहीं है परफेक्ट, तभी तो हम रोज शोध में लगे हुए हैं, रोज ढूंढ रहे हैं कुछ नई चीज मिले और हम एक कामयाबी पे पहुंचे। क्यों हम कह रहे हैं आयुर्वेद एलोपैथ को मिलाओ, जहां हमारे पास जगह नहीं है वहां उनसे हम सलाह लें, जहां उनके पास जगह नहीं हम सलाह दें। तो ये जागरूक होना पड़ेगा जनता को, और बहुत साफ साफ सवाल करना पड़ेगा, मान के ना बैठ जाए। जी, आप ये बिल्कुल डॉक्टर सुमन सही कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और सवाल करने पड़ेंगे, और जब हमारे पास ऐसी नियमावली है, ऐसे कानून है, तो जनता को आगे आना पड़ेगा। लेकिन समस्या कई बार ये भी हो जाती है, जनता सोचती कहाँ मैं कानूनी चक्करों में फंसूं, कहाँ उलझूं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतनी समस्याएं हैं, तो उसकी वजह से शायद एक बड़ी वजह है जो लोग आगे नहीं आ पाते। वीरेंद्र जी ने जो पहले प्रश्न किए थे, मैं चाहता था कि उसके वैद्य जी, आपका प्रश्न वीरेंद्र जी वैद्य जी से ही था। जी जी, मेरे डूज एंड डोंट्स की थी कि भाई ये चीजें आपको करनी है कंपल्सरली और ये चीजें आपको नहीं करनी है, एक जन साधारण के लिए। जी जी वैद्य जी, बताइए फिर, जनता के भी कई सारे सवाल आ रखे हैं, तो मैं चाहता हूँ और सारे के सारे सवाल मैक्सिमम आपके पास ही हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उनके उत्तर दें ताकि दर्शकों को भी उनका जवाब मिले। आप पहले तो मैं आपका उदाहरण जो था उसी को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि नहाना जो है भोजन के पहले करें या बाद में करें। तो नहाना भोजन के पहले करें, क्योंकि हमारे अष्टांग हृदय जो वाग्भट जी ने लिखी है उसमें एक प्रसंग आया हुआ है कि नहाना जो होता है वो अग्नि को बढ़ाता है। हम जो है और स्नान जो है जठराग्नि को तीव्र करता है। तो यदि हम नहाने के बाद भोजन करेंगे तो हमारी जठराग्नि ठीक रहेगी और पचन ठीक से होगा। पहली बात, बहुत सारी चीजें हैं जो हम रोजमर्रा में करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। जैसे हमको रात में दही नहीं खानी चाहिए, हम रात में दही खाते हैं, ये चीजें हो गई। फल हमको हमेशा दिन में खानी चाहिए, जब भी दिन उगा रहे, सूर्यास्त न हुआ रहे। हम सूर्यास्त के बाद भी रात में भी फल खाते हैं, फ्रूट चाट के नाम पे खाते हैं। ये सारी चीजें जो है हमारी जठराग्नि को कमजोर करती है, हमारी इम्यूनिटी को वीक करती है। हम जो ब्रश करते हैं, मंजन, हमारे यहाँ मंजन जो होता है, दातुन जो हमारे यहाँ बताई गई है, वो हमारे यहाँ इतने बृहत रूप में बताई गई है कि जितनी औषधियां, जितने वृक्ष हैं जो जिनसे हम दातुन करेंगे, उनके अलग अलग गुण बताए गए हैं। आप जो है कोई अजियोस्पर्मिया, एल्गोजियोस्पर्मिया का मरीज है, उसको आप जो है आम की दातुन कराइए, उससे उसका जो है स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। इसका कहीं कोई आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन बढ़ता है, और ये हमारे ग्रंथ में बताया हुआ। तो हमको जो है आयुर्वेद की जो दिनचर्या बताई गई है कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। वैद्य जी, एक बार दोबारा रिपीट करिएगा, आपने क्या बताया? आम का दातून करने से क्या बढ़ जाएगा? तो उसको साधारण भाषा में जो वैद्य जी ने बताया है,
ओलिगोस्पर्मिया एंड एजियोस्पर्म, मतलब सीमेन में स्पर्म का काउंट कम होना, जिसके कारण बांझपन की समस्या आ रही है। मतलब मर्दों में काउंट जो कम होता है, बांझपन की समस्या देख ही रहे हैं कितनी बढ़ रही। तो वैद्य जी का मानना है उसमें स्पर्म का काउंट बढ़ता है अगर आम का दातून करें तो। जी, मानना नहीं डॉक्टर साहब, हमारे ग्रंथ में है ये। जी जी जी। और वैद्य जी ये कितने दिनों तक कर रहे हैं तो उसका इससे लाभ मिलता है? जो शुक्र बनने का जो क्रम होता है वो हमारे ग्रंथों के हिसाब से 1 माह होता है, तो कम से कम 2 माह करेंगे तो उसका लाभ हमको दिखेगा। 60 दिन अगर करते हैं तो उसको जी। लाभ मिलेगा, दिखाई देगा। जी, उसके साथ और भी औषधियां क्रम होते हैं, लेकिन इसका भी वर्णन हमारे ग्रंथ में मिलता है। लेकिन हम आज जो ब्रश या जो हम मंजन करते हैं वो सोडियम लॉरिल सल्फेट और क्या क्या उसमें चीजें सारी होती हैं, जिससे विदेशों में गाड़ियां धोई जाती है, उससे हम सुबह सुबह उठते हैं और हम आपको उससे हम सुबह सुबह मंजन करते हैं। टेस्ट ये आता सारी है ना, चीजें हमको पता नहीं पड़ी। स्वाद आता है पांडे जी। नहीं, स्वाद तो हमारी दातून में भी आता है। हमारी ऐसी बहुत सारी दातून है जिसमें उसमें आपको स्वाद मिलेगा। आप 2 दिन आप नीम की दातून करिए, तीसरे दिन आपको नीम की दातून अच्छी लगने लगी। या फिर बबूल की दातून तो हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, बबूल का टेस्ट खराब नहीं होता। जी आगे कंटिन्यू रखिए। आप कुछ, हमारी जो बात हो रही, ये आपका ये खत्म हो गया तो मैं दूसरा सवाल लेता हूँ। आपने अगर सारी बातें बता दी, डूज एंड डोंट। नहीं, मैं तो एक सरकार था ये कि भाई उसमें स्वाद आता है, और फिर अगेन दूसरी बात ये आती है वो सब एडवर्टीजमेंट है जो हमें जबरदस्ती बेचा जाता है, हमें मजबूर किया जाता है कि हम जाके वही खरीदें। क्योंकि अब हम अदरवाइज आप देखें, जो नीम की बात करते हैं, बबूल की बात करते हैं, जो अभी आम की बता दी है, अब ये जो एमएनसीज कंपनीज हैं, इनको अगर ये पता लग जाएगा नुस्खा, तो ये भी जो है ना तुरंत अपने कोलगेट में और क्लोजअप में और दूसरे पेस्ट में आम का पेस्ट लेके आ जाएंगे कि आप इससे ये समस्याएं दूर कर सकते हैं। नहीं, नुस्खे की बात आप कर रहे हैं, मैं एक चीज आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। आप जो अभी जो प्रचलन में है कि मॉइस्चराइजर एक होता है, एक फेयरनेस क्रीम होती है। दो ही तरीकों की क्रीम लगाई जाती है आजकल। हमारे आयुर्वेद में 6 ऋतुओं के हिसाब से 6 अलग अलग लेप बताए गए हैं। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत के हिसाब से अलग अलग लेप बताए गए हैं, कौन सी ऋतु में कौन सा लेप लगाना है, और आपका वर्ण, मतलब आपकी जो त्वचा है और आपका जो त्वचा का रंग है उससे निखार होगा। तो ये हमारा शास्त्र बहुत ज्यादा बृहद था, लेकिन हम दूसरे की तरफ डाइवर्ट होकर अपने शास्त्र को गौड़ करते चले गए। हम भूल गए हैं, हम गौण कर दिया है। और जो आपने दूसरा बताया ना कि 2 ही तरह की क्रीम है, बट अगर आप दूसरी कंपनीज को देखें तो रात में लगाने की क्रीम अलग है, बाहर जाने की क्रीम अलग है, घर के अंदर रहने की अलग। आयुर्वेद कहता है कि रात में कोई क्रीम नहीं लगानी चाहिए, रात में कोई लेप नहीं लगाना चाहिए। मिटाने की क्रीम अलग है, रात को कोई क्रीम लेप नहीं लगाना चाहिए। जी। अंशुमन जी कुछ। एक बात मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, जो आपने मार्केटिंग की बात कही और हमारा डिस्कशन भी हो चुका उस पे, ऑयल पे। उसमें जैसे आपको देखिए, सीधी सी बात बताता हूँ, जो ऑयल हमने डिस्कस कर लिया, घी, सरसों का तेल, एक तिल का तेल मैं भूल गया था जिसको सेसम ऑयल करके देख ही रहे हो, चलन चला हुआ है। और दूसरी बात देखिए, अलसी करके एक चीज होती है, तीसी बोलते हैं उसको, अलसी। आप छोड़ देते तेल, आज देखिए वो बड़े बड़े बाजार में फ्लैक्सीड के नाम से बिक रहा है और कहा जाता है इससे हार्ट समस्या कम होती है। तो देखिए वही, जब तक तीसी और अलसी रहा और जब तक तिल रहा तब तक उसकी कीमत नहीं रही। सेसम ऑयल हो गया और फ्लैक्सीड हो गया तो आपको बेच दिया गया। तो हमें ये समझना होगा लॉजिक के साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूं ब्रिज द गैप। जब तभी लॉजिक की बात आएगी जब ब्रिज द गैप करेंगे हम। जी, ये एक देखिए एक दर्शक हैं, इन्होंने लिखा, फ्रेम को मैं थोड़ा इस तरह से बेहतर करता हूं तो शायद दिखाई दे। पवन कुमार जी लिख रहे हैं, सर आप लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं बहुत अच्छा है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुर्वेद को अडॉप्ट करना चाहते हैं, बट आयुर्वेदा स्कॉलर्स को, डॉक्टर्स को ना जॉब दे रहे हैं, ना सेम पे ग्रेड। ये सब बातें डिबेट में ही ठीक लग रही हैं, बट ट्रांसपेरेंसी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, ना मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स की तरफ से है।
तो मैं पवन कुमार जी को कहना चाहूंगा कि वैसे तो ये डिबेट जो हमारा ब्लंटली स्पीकिंग का प्लेटफॉर्म है वहां लेने के लिए बिल्कुल प्रश्न ठीक है, क्योंकि इस पे हम शायद इस पे बात बहुत बड़ी चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारी चर्चा यही है कि आयुर्वेद और एलोपैथ का किस तरह से समागम हो और किस तरह से मैक्सिमम हमारे दर्शकों को, जनता को इसका जवाब मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा। बिल्कुल दीजिए प्लीज। इसका जवाब मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा। इसमें कहीं न कहीं कमी हम आयुर्वेद वालों की है। मैं अपनी बैच का उदाहरण देता हूँ। हम लोग 98 लोगों 98 लोगों की बैच थी। पास होते होते करीब 82 लोग पास होके निकले थे। 82 लोगों में मुझे लगता है कि 5 लोग ऐसे होंगे जो प्योर आयुर्वेद करते हैं। बाकी जो है उसमें 80% ऐसे होंगे जो मिक्स करते हैं। बाकी उसके बाद जो 20% बचते हैं वो प्योर एलोपैथ करते हैं। हमने अपने शास्त्र को ही तवज्जो नहीं दी, तो बाकी दुनिया हमको क्यों तवज्जो दे, मेरा ये मानना। जी बिल्कुल, आप बट डॉक्टर साहब, इससे तो एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि अगर जैसे आपने कहा कि 20% ने एलोपैथिक शुरू कर दी, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है जी। क्या मैं डॉक्टर अंशुमन से बात करूंगा कि जिसने एलोपैथिक की पढ़ाई नहीं करी है, अगर वो एलोपैथिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या हम जनमानस की जीवन से क्या खिलवाड़ नहीं कर रहे? फॉर मी पर्सनली इट्स वेरी शॉकिंग। और दूसरा मेरा सवाल ये था डॉक्टर अंशुमन से ही, बल्कि मैं करूंगा, हालांकि ये बड़ा अजीब लग सकता है, कि डॉक्टर अंशुमन, ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि जो आयुर्वेद, जो हमारा इतना वृहद शास्त्र है, विज्ञान है, जिसकी आपने भी इसके यू आर ऑल्सो इन एग्रीमेंट, कि इसको फोर फ्रंट में लाने के लिए ऐसा क्या मिसिंग है, या हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इस विज्ञान का भी लाभ हमारे देशवासी को, क्या पूरे वर्ल्ड को मिले, जो आपकी पहली ओपनिंग लाइन थी। बहुत बढ़िया गोयल साहब, ये मैं बड़े दिल की बात कह रहा हूँ। आपका सवाल जो होता है इतना लगता है कि ये भी जो आप सवाल कर रहे हैं, देखिए समझिएगा, लोग एलोपैथ की अनएथिकल है, इलीगल है। जिन्होंने एलोपैथ नहीं, दूसरा पहलू समझिए, नाम तो आप मानते हैं, अगर उसके पास 12th की डिग्री नहीं, शायद आयुर्वेद के बात करता है। डॉक्टर अंशुमन, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क का कुछ इशू है, तो बीच में ब्रेक कर करके आ रही। तो इतनी देर मैं आनंद पांडे जी से एक प्रश्न ले लेता हूं, एक दर्शक का, तब तक हो सकता है शायद नेटवर्क हमारा ठीक हो जाए। ये सरफराज पूछ रहे हैं, 2 प्रश्न मैं आपसे ले रहा हूं वैद्य जी। सरफराज पूछ रहे हैं कि वैद्य सर, बच्चों के वजन बढ़ाने का तरीका बताएं प्लीज। और दूसरा प्रश्न है डॉक्टर रेणुका का, ये पूछ रहे हैं कि दीर्घ शंका यानी कि डिफिकेशन के बाद, पोटी जाने के बाद कितनी देर के बाद खाना खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। तो ये 2 प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। जी, बच्चों का वजन बढ़ाने, हालांकि इस तरह से कोई नुस्खा नहीं बताया जाता है किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए, लेकिन सबसे साधारण और सबसे सेफ तरीका मैं बताता हूँ। शतावरी कल्प आता है, शतावरी कल्प कई फार्मेसियां बनाती भी हैं, चाहे तो आप भी बना सकते हैं। यदि आप मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं उसका भी तरीका बता दूंगा। शतावरी कल्प लीजिए, आपका बच्चा यदि 5 साल का है तो आधा चम्मच शतावरी कल्प, मतलब करीब 5 ग्राम शतावरी कल्प आप उस बच्चे के दूध में मिलाइए, जो बच्चे आप दूध पिलाने वाले हैं। रोज सुबह शाम ये आधा चम्मच शतावरी कल्प पिलाते जाइए, आपके बच्चे का वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उस बच्चे का पाचन ठीक है क्या, पहला, और उस बच्चे के पेट में कृमि है कि नहीं, कीड़े हैं कि नहीं, बीच बीच में उनको कीड़े की दवा देते रहे। और दूसरा प्रश्न जो था आपका, वो दीर्घ शंका के बाद भोजन कब करें। तो दीर्घ शंका के बाद भोजन करने का ऐसा कोई विधान नहीं है। दीर्घ शंका के बाद भोजन कब करें इसका कोई नियम नहीं बताया गया है। भोजन तब करें जब आपको भूख लगे, जब आपका मन करे तब भोजन करें, ऐसा नहीं है। जब आपको भूख लगे तब आप भोजन करें। तो मतलब दीर्घ शंका यानी कि पोटी जाने के बाद कोई ऐसा नियम नहीं है कि तुरंत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इस तरह का कोई नियम नहीं है आयुर्वेद। जी, यदि भूख लगने पे भोजन करना है।
जी, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है आयुर्वेद में जो बताई गई कि भोजन तभी करें जिस वक्त भूख लगी हो, बिना भूख के जी भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं कर चाहे कितनी अच्छी चाट पकौड़ियाँ सामने रखी हों, बट हम क्या करते हैं कि मन हमारा ललचा जाता है और हम खा लेते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डायबिटीज हो गई और ये हो गया, वो हो गया। डॉक्टर अंशुमन, शायद आपकी आवाज जी बेहतर आएगी। जी, अभी अभी आ रही है आवाज? जी बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आ रही। बस, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं, भूख, और उसके बाद मैं वापस आऊंगा जहां से मैं छोड़ के गया था। जैसा वैद्य जी ने कहा और आपने कहा, भूख लगने पे भोजन करें, और समोसे, पिज्जा या कचौड़ी की खुशबू आ जाती है, भोजन उठा लेते हैं। मेरा भी मानना है कि भूख और वासना, इसमें अंतर समझना होगा। मतलब हंगर एंड लस्ट। भूख लगे तो आपको जो भी खाना मिलेगा वो स्वादिष्ट लगेगा, तो आप क्या खाना खाएंगे? शुद्ध भारतीय भोजन खाएंगे। और उसका डेफिनेशन में क्या कहता हूं, भूख और वासना में कैसे अंतर करें। वासना ये हुआ कि आप क्रॉस कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले लंच किया था, कहीं पार्टी चल रही थी पिज्जा की, खुशबू आई, अपने पिज्जा का एक पीस उठा के खा लिया, ये वासना है, भूख नहीं है। कैसे अंतर समझेंगे, इसके लिए एक उदाहरण, एक 3 लाइन बोल के बताता हूं। भूख न देखे झूठी भात, इश्क न देखे जात कुजात, नींद न देखे टूटी खाट। तो अगर इस तरह की भूख लगे तो खाना खाएं, और इस तरह की भूख नहीं है तो खाना ना खाएं। ये तो भूख वाली बात खत्म हो गई। अब गोयल साहब के सवाल को जहां मैं छोड़ के गया था वहां से मैं कहता हूं कि पहले तो बात हो गई कि एलोपैथ की प्रैक्टिस बाई आयुर्वेद डॉक्टर इलीगल है। दूसरी बात कि क्या ऐसे विधान रखने चाहिए। तो गोयल साहब, आपने सोचा कभी कि अस्पताल को कहा जाता है हेल्थ केयर, मिनिस्ट्री को कहा जाता है हेल्थ मिनिस्ट्री, मतलब स्वास्थ्य, लेकिन आपने सोचा कभी किसी भी अस्पताल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, स्वास्थ्य का कौन सा कोना है? कहां पे स्वास्थ्य की बात होती है? हर जगह बीमारियों की बात होती है। कैंसर विभाग, टीबी विभाग, हार्ट का विभाग, किडनी विभाग। स्वास्थ्य का मतलब होता है प्योर, नॉर्मल, स्वस्थ जीवन। तो उसके लिए कौन सा कोना बनाया गया जहां इंसान को यह सिखाया जाए कि आप स्वस्थ कैसे रहें? तो स्वास्थ्य का विभाग तो हुआ नहीं। तो अगर हेल्थ केयर में स्वास्थ्य विभाग नहीं है तो इसका नाम सिक केयर कर देना चाहिए, हेल्थ केयर नहीं रखना चाहिए। कारण क्या है कि आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं। डॉक्टर जो शब्द निकला था, लैटिन वर्ड से निकला था, जिसका मतलब था डॉसियर। डॉसियर का मतलब होता है शिक्षक, टीचर। तो डॉक्टर का प्राइमरी रोल हुआ करता था टू टीच द सोसाइटी, मेक द सोसाइटी अवेयर, कीप देम हेल्दी, हैप्पी। ये मेन था, प्राइमरी एम हमारा था। अगर कभी कोई बीमार पड़ जाए अनफॉर्चुनेटली तो उसका इलाज कर दें, ये हमारा मेन एम हो गया। आज क्या हो गया, हमारा रोल रिवर्सल हो गया है। डॉक्टर मेन काम इलाज कर रहा है, स्वास्थ्य, समाज के स्वास्थ्य को देखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। तो इस पे भी हमें रेगुलेशन करना पड़ेगा कि स्वास्थ्य विभाग अगर कहते हैं स्वास्थ्य की बात कीजिए, बीमारी की बात बाद में कीजिएगा, पहले स्वस्थ रहने की बात कीजिए, तभी जाके सुधार की गुंजाइश है। तभी जाके सुधार की गुंजाइश है। डॉक्टर अंशुमन, वीरेंद्र जी, मैं आपके पास थोड़ा सा रुक के आता हूं। दर्शकों के कुछ प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है, वैद्य जी आए हैं तो इनका लाभ हमारे दर्शकों को भी मिले, अदरवाइज दर्शक बेचारे वंचित रह जाएंगे। हम अपने ही डिस्कशन, हमारी तो मतलब इतनी फहरिस्त लंबी है कि मुझे लगता है कि अगर ये पूरे 30 दिन, अगर 12 घंटे अगर हम ये लोग प्रोग्राम चलाएंगे तो हमारी खत्म नहीं होने वाली है क्वेरीज। चंद्र प्रकाश जी पूछ रहे हैं वैद्य जी कि फैट कम करने के लिए शहद और गर्म पानी पीना कितना सही है? फैट कम करने के लिए गर्म पानी पीना तो सही है, लेकिन फैट कम करने के लिए शहद पीना ये नहीं सही। ये किसी भी ग्रंथ में ये नहीं दिया हुआ है कि फैट कम करने के लिए गर्म पानी, उसमें शहद डालिए और उसमें नींबू डालिए और आप उसका घोल बनाइए और पीजिए। ये आजकल ये जो नया फैशन वाला आयुर्वेद है, ये चला रहा है कि अब सुबह सुबह आप जो है गर्म पानी और जो है उसमें नींबू डालिए और शहद डाल के पीजिए। तो एक चंद्र चीज प्रकाश आप ध्यान में रखिए, एक चीज आप ध्यान में रखिए, शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाया जाता। शहद को गर्म करके खाना ये विरुद्ध आहार होता है। शहद को सिर्फ गर्म करके एक जगह लिया जाता है, जब लोग अनुवासन बस्ती देते हैं और वो पंचकर्म की एक विधा होती है, उस वहीं पे सिर्फ शहद को गर्म पानी के साथ दिया जाता है या गर्म करके दिया जाता है। शहद हमेशा ठंडा ही लेना चाहिए, शहद गर्म पानी के साथ नहीं लेना चाहिए। और शहद के साथ गर्म पानी
वजन कम करने का उपाय नहीं है। हाँ, वो नए रोग जरूर पैदा करेगा, वो गैस बनाता है पेट में। वैद्य जी, ये जो आपने बताया, जो फैंसी और मॉडर्न आयुर्वेद बताया, तो ये कहाँ से निकल आता है? इसकी खोज कौन लोग करते हैं? इसके कौन लोग ज्ञाता हैं? कौन लोग इसकी मतलब कहाँ से इन्वेंशन करते हैं ऐसी ऐसी विधियों का जो आयुर्वेद में नहीं है? अब मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आजकल फैशन में ये भी है कि लोग भोजन के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद पानी पीते हैं, क्योंकि फला बाबा ने बताया है। फला बाबा ने जी बताया इसलिए लोग फॉलो करते हैं और कहते हैं कि फला बाबा सही बताते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपको अपने शरीर को सम रखना है तो आप भोजन के बीच बीच में पानी पीते रहिए। अगर आपको अपने शरीर को मोटा बनाना है, स्थूल बनाना है, तो आप भोजन के बाद पानी पी लीजिए। अगर आपको अपने शरीर को पतला करना है तब भोजन के पहले पानी पीजिए। और बाद में पानी पीने का जो विधान है वो ये है कि जब आपको प्यास लगे तब आप पानी पीजिए। प्यास जो होती है ना, ये अधारणीय वेग है, इसको कभी रोकना नहीं चाहिए। प्यास लगी, पानी पीजिए। हमको प्यास लगी हुई है, लेकिन बाबा ने कहा है कि 1 घंटे बाद पानी पीना है, नहीं तुम्हारा पाचन खराब हो जाएगा। तो एक चीज और मैं बता दूं, पानी भी आपके पाचन के लिए जरूरी है, क्लेद की भी जरूरत होती है पाचन के लिए। तो यदि हम चावल को सीधे पतीले में रख दें, पानी न डालें, तो चावल से भात नहीं बनेगा। वही स्थिति हमारे पेट में पाचन की भी है। तो ये जो जी। मॉडर्न आयुर्वेदा आया हुआ है, ये इन्हीं लोगों से आया हुआ। तो दर्शकों, ये पता लग गया पानी कब पीना है, कैसे पीना है, और पूरी विधि है। बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, टीवी वाले बाबाओं के खास तौर से, क्योंकि टीवी वाले बाबा तो अपना प्रोडक्ट बेचना है और कुछ ना कुछ उन्होंने बोलना है, कहना है। सागर कारवा जी पूछ रहे हैं कि पारद भस्म को कितना लेना चाहिए और क्या सावधानियां हैं? पारद भस्म क्या जो मरकरी होता है उसको कहते हैं या कुछ और है? जी, पारद भस्म जो होता है मरकरी उसको कहते हैं। पारद को हमारे यहाँ अष्ट संस्कार, मतलब 8 प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस होते हैं, उससे गुजारने के बाद पारद शुद्ध होता है। फिर उसके बाद फिर उसकी भस्म बनाई जाती है। फिर उस पारद भस्म को डायरेक्ट नहीं लिया जाता, उसको कई कल्पों के साथ बना के फिर दिया जाता है पारद भस्म। पारद भस्म के कई दवाएं बनती हैं, वो जो होता है उसको 15 दिन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए लगातार। नहीं तो फिर कितना भी शुद्ध दिया हुआ हो, लेकिन शोधन के बाद भी हमारे ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि पारद से बनी जो दवाएं हैं उसको 15 दिन दीजिए, उसके बाद फिर 1 हफ्ते का गैप दीजिए, फिर 15 दिन दीजिए। जी वैद्य जी, ऐसे मतलब हम छोटे थे तो जब थर्मामीटर से बुखार चेक किया जाता था तो पापा कहते थे कि अगर टूट गया, पारा अंदर चला गया तो पेट फट जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल ऐसे ही होता है था? नहीं, वो जहर होता है, पारा हैवी मेटल होता है, तो वो जहरीला होता है। वो जो पारद है वो वाला, और जो हमारे यहाँ पारद भस्म दी जाती है वो, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। हम लोग अष्ट संस्कारित पारद करते हैं, पहले उसका शोधन करते हैं, फिर उसकी भस्म बनाते हैं, फिर उसको पैलेटेबल बनाते हैं, खाने योग्य बनाते हैं। शरीर के लिए वो जो है अमृत का काम करता है। वो जो पारद जो थर्मामीटर में डला है वो विष का काम। जी, जिस तरह से डॉक्टर अंशुमन कह रहे थे कि कुछ दवाइयों में स्वर्ण भस्म वगैरह मिला दी जाती है, तो स्वर्ण भस्म जो आज की तारीख में अगर कहीं बाजार में मिलती है, अगर किसी XYZ कंपनी की हम बात करें, तो वो कितनी शुद्ध होती है? इसकी क्या कोई गारंटी है, या वो स्वर्ण भस्म में भी मिलावट चल रही है? जी, मिलावट चल रही है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो स्वर्ण भस्म के साथ एक सर्टिफिकेट देती हैं कि हमारा जो स्वर्ण है, हमारा जो ये स्वर्ण भस्म है, इसमें 95% गोल्ड एलिमेंट डला है, या इसमें 20% गोल्ड एलिमेंट डला है। कुछ ऐसी कंपनियां आज भी ईमानदार हैं जो बताती हैं कि वो सर्टिफिकेट के साथ देती हैं कि हमारे इस स्वर्ण की भस्म में इतना % गोल्ड एलिमेंट है। गोल्ड एलिमेंट है। जी, वीरेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे थे, तो मैं चाहता हूँ वीरेंद्र जी अपना रविंद्र जी, मेरे कई सवाल हैं जो अभी अधूरे रह गए हैं, आंसर नहीं मिला। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी आजकल की लाइफस्टाइल डिजीज हैं, वो उसकी फेहरिस्त बढ़ती जा रही है। तो अपने दर्शकों की सुविधा के लिए मैं ये भी चाहूंगा कि उसका एक एक करके वैद्य जी इस पे प्रकाश डालें। जैसे सबसे पहले डायबिटीज, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, आज हर कितने आदमियों को है, किसी को भी नहीं पता। दूसरा है हाइपरटेंशन, तीसरा है कोलेस्ट्रॉल। वीरेंद्र जी, फिर हम ऐसा करते हैं, एक एक प्रश्न का, एक एक डिजीज का उत्तर लेते जाते हैं, अदरवाइज फिर वो रह जाएगी। सबसे पहले डायबिटीज को लेते हैं। डायबिटीज को लेते हैं जी। जी वैद्य जी। जी, डायबिटीज जो बड़ी कॉमन बीमारी पाई जाती है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? आई थिंक कनेक्शन शायद टूट गया है। अजीब है जी, डायबिटीज की बीमारी के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए डेली रूटीन में कि हम इससे निजात पा सके? क्योंकि दिन पर दिन
डायबिटीज के पेशेंट्स का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, उनके दवाइयों में दी जाने वाली संख्या का इजाफा हो रहा है और अधिकतर पॉपुलेशन जो है वो इंसुलिन पे आ गई है। तो इसके लिए आप के अपने अपने आयुर्वेद में ऐसा क्या है जो हम इस बीमारी से सहज रूप से निजात पा सके या इसको कंट्रोल में कर सके? इसमें दो तरीके हैं। एक तो हमको डायबिटीज न हो उसके लिए प्रयास करना होगा, दूसरा जिनको डायबिटीज हो गई है उसको कंट्रोल में रखने का प्रयास। जिनको डायबिटीज न हो उसके लिए फिर जो हमारे यहाँ जो आहार, जैसे भोजन करने के जो तरीके बताए गए हैं, किन ऋतुओं में कौन सा भोजन लेना है, जैसे नए नए अन्न जो हम खाते हैं, चावल जो इस ऋतु का अभी तैयार होके आया वही चावल हमने खाया, जो दही हम हर ऋतुओं में खाते हैं। हम जब आप देखे होंगे गर्मियों में लोग जो है लस्सी पीते हैं, जबकि आयुर्वेद कहता है कि दही को गर्मी में नहीं लेना चाहिए, दही उष्ण होती है, गर्म तासीर होती है दही की, लेकिन हम लोग गर्मियों में पीते हैं और ठंडे अपने को ठंडा रखने के लिए लेते हैं, लेकिन ये दही जो होता है गर्म होता है, ये विरुद्ध हो गया। ये भी हमारे हमारे लिए जो है ये विष का काम करेगा। उसके बाद फिर हमारा ऐसा आहार जो हम, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब। जी, हमारा जो आहार, जो अध्यशन हमारे यहाँ एक बताया गया है, अध्यशन, एक बार का खाया हुआ भोजन यदि नहीं पचा है और अगली बार हमको फिर मिल गया, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा लिप्सा, भोजन की लिप्सा जो होती है, लालच जो होता है, भोजन अच्छा लगा हमने फिर से खा लिया, फिर अगली बार भोजन अच्छा लगा फिर हमने फिर से खा लिया, तो वो हमारी अग्नि को मांद्य करेगा और कहीं न कहीं वो किसी न किसी रोग को उत्पन्न करेगा। रोग को उत्पन्न करने के लिए हमारे एक सिद्धांत होता है कि कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र यत्र ख वैगुण्यात व्याधि तत्र उपजायते। जो हमारे कुपित दोष होते हैं, जो हमारे शरीर में रोग पैदा करने के जो कारण होते हैं, वो सारे शरीरों में टहलते रहते हैं, जहां उनको वीक पॉइंट मिलता है वहीं वो रोग पैदा कर देते हैं। तो यही स्थिति हमारे यहाँ आज के समय में जो है आपके वो डायबिटीज के लिए भी है। यही स्थिति हमारे यहाँ जो हाइपरटेंशन वाली जो स्थिति है, एक मेरा मेरा अपना जो व्यक्तिगत मानना है, मैंने जितने मरीज मेरे यहाँ आए हुए हैं, मैंने देखा है कि जितने भी हाइपरटेंशन के मरीज आए हुए हैं वो सब गैस की समस्या से पीड़ित रहते, पेट उनका नहीं साफ। मेरा ये मानना है कि उदान वायु और अपान वायु, ये अगर हम ठीक कर ले जाएंगे तो उनको उनका जो है आप हाइपरटेंशन आप मेंटेन कर ले। मैं जो है मेरे यहाँ जितने हाइपरटेंशन के मरीज आते हैं उनको 2 महीने 3 महीने के बाद जो है मैं दवा बंद करा के देख लेता हूँ कि उनके यहाँ मैं हाइपरटेंशन के लिए स्पेशली कोई दवा नहीं देना चाहता, सिर्फ मैं वात को ठीक करता हूँ, हाइपरटेंशन अपने आप ठीक हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको आपका पेट ठीक रखना है, पेट साफ होता रहे, इस पर आप ध्यान देते रहिए। यदि आपका पेट साफ रहेगा तो आपको कोई रोग नहीं होना, अग्नि आपकी ठीक हो, पचन आपका ठीक हो, उत्सर्जन आपका ठीक हो। और डॉक्टर साहब, डायबिटीज अगर हो जाए किसी को अनफॉर्चुनेटली तो उसको क्या करना चाहिए? डायबिटीज अगर हो जाए अनफॉर्चुनेटली तो फिर उसके लिए तो हमारे मॉडर्न साइंस जो कहता है वही हम भी कहते हैं कि हमको जो है व्यायाम करना है, और जो परहेज हमारे यहाँ बताए गए हैं, नए अन्न और जो वो मीठे उसको अवॉइड करते रहिए, आलू हो गया और जो शकरकंद है, ये सब जो हमारा मॉडर्न साइंस करता है वही हम भी कहते हैं। हमारी दवाएं थोड़ी अलग होती हैं, हम लोग शोधन भी कराते हैं, हमारा उसको ट्रीट करने का तरीका अलग हो जाता है। हम दो वर्ग में बांटते हैं, वो रोगी किस कृश है या स्थूल है, वो शोधन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। हम शोधन करते हैं पंचकर्म के द्वारा, उसके बाद फिर शमन औषधि से उसको ट्रीट करते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस पे गोयल साहब, इस पे नहीं, डायबिटीज पे गोयल साहब मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं उनको मॉडर्न मेडिसिन का भी साथ में पता होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन ही मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहे हैं। टाइप 1 एंड टाइप 2 दो तरह के डायबिटीज होते हैं। एक होता है मोटापा से संबंधित डायबिटीज, और एक होता है जो इंसान फिट है, दुबला पतला, उसको भी डायबिटीज हो गया। तो मोटापा जो संबंधित डायबिटीज होता है उसमें माना जाता है पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब शरीर में सब कुछ ठीक है लेकिन मोटापे के कारण इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड के शुगर की मात्रा बढ़ गई। और एक होता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब सब कुछ ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है, इंसुलिन की कमी हो गई। तो हमारे मेडिकल साइंस में कहते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मतलब है कि जो कारण डायबिटीज है उस हेलो जी अंशुमन जी बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, आ रही आवाज?
हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? जहाँ वीरेंद्र जी, डॉक्टर अंशुमन जी से कनेक्शन कट गया और इतनी देर में एक प्रश्न आ गया है चंद्र प्रकाश जी के लिए, और मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को लेके और डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कंप्लीट करके शो का आज हम अंत करें। वैद्य जी, वैद्य जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वैद्य जी के साथ भी नेटवर्क में इशू आ गया है, उनकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है, बट मुझे लग रहा है डॉक्टर अंशुमन आ रहे हैं। जी डॉक्टर जी जी जी। तो मैं कह रहा था कि जो मोटापे की, तो सबसे पहले हम कहते हैं जीवन शैली में सुधार करो। जीवन शैली में सुधार है, देखिए आज जो ये पाश्चात्य सभ्यता के भोजन आ गए हैं, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, ये सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब पेट पे और कमर पे मोटापा बढ़ाता है। डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण, लिवर में फैट जमा होता है जिसको हम कहते हैं फैटी लिवर, डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण। तो सबसे पहले तो वहां पे कंट्रोल करें आप। और एक्सरसाइज, किस तरह की जिम रिलेटेड एक्सरसाइज से ज्यादा आपके मसल बिल्डिंग होती है। आपको एम है फैट डिसॉल्व करना, मसल बल्क नहीं बढ़ाना एम है। मसल बल्क बढ़ाने में आप एनर्जी कंज्यूम जरूर करते हैं, इसको कम करें। हाई फाइबर डाइट, चाहे सब्जियों में आटे का चोकर निकाल के आटा आपका बिकता है, रिफाइंड आटा करके नहीं लेना है, चोकर के साथ का आटा लेना, हाई फाइबर डाइट आपको देगा। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, डायबिटीज में हेल्प करेगा। ये सब मेडिकल साइंस भी मानने लगा और हम लोगों ने भी बेस कहीं ना कहीं से रिसर्च करके निकाला है। तो जीवन शैली में सुधार, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन और लंबे समय में जीवन शैली में गड़बड़ी के कारण होने वाले कैंसर को, कई बीमारियों को हम रोक सकते हैं। इसलिए हम हर समय जब बात करें तो बात करें मॉडर्न मेडिसिन एंड ईस्टर्न, जो हमारा भारत की हमारी संस्कृति, दोनों को साथ लेके चलें, तभी हम ब्रिज द गैप करेंगे। अदरवाइज दोनों दो सिरे पे रहेंगे, हमारा काम नहीं हो पाएगा। जी रविंद्र जी। डॉक्टर साहब एक चीज और है इसमें, जनरली जो इसको मैं तो लाइफ स्टाइल डिजीज ही मानता हूँ। हमारा उठने का टाइम, सोने का टाइम सब गड़बड़ है। जो कब्ज की प्रॉब्लम है, मैं उसके बारे में आपका जरूर ध्यान चाहूंगा कि क्या आप कहना चाहेंगे कि इस कब्ज को कैसे प्रिवेंट करें, और अगर होती है तो उसको क्या उसका रेमेडी है? देखिए गोयल साहब, कब्ज को समझने की जरूरत है। हम जो भी खाना खाते हैं, तो मेडिकल साइंस भी यही कहता है और जो हमारे अध्यात्म की किताबें यही कहती है, खाना आधा पेट खाएं। खाने के साथ, जैसे वैद्य जी ने बताया, पानी का सामंजस्य उसको रखें, क्योंकि खाने की जब चर्निंग होती है तो खाना फूलता है। अब फूलने के बाद कुछ गैस भी निकलती है, जिसको गैस को मूवमेंट की जगह चाहिए। आमतौर पर जब भरपेट खाना आप खाते हैं तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद खाना गले तक आएगा और खाना फिर नीचे नहीं उतरता है। दूसरा, इस तरह का जब खाना खाते हैं जिसमें फाइबर नहीं है, जैसे मैदा, रिफाइंड आटा, रिफाइंड ऑयल, ब्रेड, बन, इस तरह का खाना कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत कराता है। जो हरी साग सब्जियां हैं कब्जियत ठीक करती है, जिसमें पालक, गाजर, मूली, क्योंकि फाइबर सबको ज्यादा मिलता है। फिजिकल एक्टिविटी, आप बैठ के काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, लगातार 2 घंटे तक बैठे न रहें कुर्सी पे। थोड़ी देर बाद एक्टिविटी चालू करें, जिसके कारण आपके बॉडी का मूवमेंट हो और आंत, पेट के अंदर जो आंत है उसमें भी मूवमेंट हो और गैस निकल जाए, कब्जी ना होगी। सुबह के टाइम उठने के बाद आप थोड़ा मूव करें। आमतौर पे लोग चाय लेते हैं, ये लेते हैं, बाउल मूवमेंट कराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा चल लें और उसके बाद देखिए आपका मोशन क्लियर हो जाएगा। स्लोली देखिए, अभी यूनाइटेड किंगडम ऐसी हालत पे पहुंच गया कि वहां बहुत सारे लोग हैं जो हफ्ते में एक बार पॉटी जाते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। हिंदुस्तान में भी लोग दिन में एक बार जाते हैं और कभी कभी दिन में 3 दिन में या 2 दिन में एक बार जाते हैं। तो ये जब कब्जियत ज्यादा लंबे समय तक रहेगी तो आंख के कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। इन सबका ध्यान रखना है। और कब्जियत इटसेल्फ में, जैसा वैद्य जी बता रहे थे, आयुर्वेद भी मानता है, मेडिकल साइंस भी मानता है कि कई बीमारियों के पीछे का कारण ही कब्ज है। तो कब्ज को ठीक करना ही कई बीमारियों से निजात पा जाना है। जी वैद्य जी भी जुड़ गए हैं। पूछे डॉक्टर अंशुमन से, वो सवाल आपके लिए भी थे, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके एक सवाल पूछता हूं कि अक्सर महिलाओं में एक सर्टेन एज के बाद ये देखा जाता है कि उनको हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम होती है और वो बहुत सीवियर होती है, जो कि मूड स्विंग करता है और उनको एक साधारण जीवन जीने से वंचित करता है। तो इसके बारे में मेरा आप दोनों से प्रश्न है
कि आपकी मेडिकल साइंस इसको कैसे हैंडल करती है और आयुर्वेद कैसे हैंडल करता है इसको। जी डॉक्टर मैं अंशुमन, बताऊं? पहले आप, हाँ आप बताइए, जी कोई भी बताए। जी जी, महिलाओं में जो ये मूड स्विंग की जो समस्या है, उसको मैं ऐसे देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो महिलाओं में जो हर महीने ऋतुमती होती हैं, ये महिलाएं जो उनके मेंसेस आते हैं, पीरियड होते हैं, उसमें हमारे यहाँ एक कुछ बताए गए हैं, उसमें फॉलो करने के लिए उसको हमारे यहाँ ऋतुचर्या बोली जाती है, ऋतुमती चर्या। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद जो कहता है वो ये कहता है कि जो महिला जिनको ब्लीडिंग हो रही है, उनके शरीर में घाव है, एक हमारा एक लेयर जो है इंडोमेट्रियम की है वो टूट के निकल रही है, तो उनके शरीर में एक घाव है। उस घाव, जैसे हमारे शरीर में एक छोटा सा घाव लग जाता है तो हम उसको बचाते हैं कहीं ठोकर न लग जाए, वही ठीक स्थिति होती है उस महिला की उस 4 दिन या 5 दिन की। तो उस पीरियड में यदि हम जो है उस बताए हुए समय में ऐसा आहार करें कि जो पच जाए, ऐसे ऐसे जगह पे रहें जो कि हमारे शरीर के अनुकूल हो। अब आज के समय में हम देखते हैं कि वो पीरियड के समय में भी जो आप बहुत सारे विज्ञापनों में देखेंगे, वो टेनिस खेल रही है और वो जो है क्रिकेट खेल रही है। ये सारी जो है हमारा आयुर्वेद इसको कहता है कि आपको जो है आराम करना है, सिर्फ 1 अंजलि चावल लेना है। 1 अंजलि चावल मतलब 1 अंजलि चावल ही खाना है। 1 अंजलि चावल एक प्रमाण इसलिए बता दिया गया है कि चावल हमारे यहाँ सबसे हल्का भोजन माना जाता है पचने में, और 1 अंजलि मतलब वो उस समय के लिए, उस 5 दिन के खाने के लिए जो है पर्याप्त है, आप पचा ले जाएंगे उस चावल को। तो 1 अंजलि चावल ही खाना है। हम जो है बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, हमने वो फॉलो करना छोड़ दिया। हम आराम करना चाहिए, हमने आराम नहीं किया। अब आजकल के समय में जो है आप एक आजकल के समय में महिलाएं जो है पीरियड में भी हैं, अपने काम पे भी जा रही हैं। एक विकसित देश जो अमेरिका है, वहां पे भी मैंने सुन रखा है कि वहां पे 5 दिन पीरियड के समय में छुट्टी दी जाती है महिलाओं को, जो वर्किंग वुमेन है वो अपने घर पे रहें और आराम करें। वो जो समस्या जो हमारी पैदा हुई है वो हमारे लाइफ स्टाइल से ही पैदा हुई है, और अगर हम उसको सुधारेंगे तो वो जो म्यूट सिंग वाली समस्या है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन वैसे जी, जो हॉट फ्लैशेस आते हैं, गर्मी बहुत लगती है, जो आफ्टर जब मेनोपॉज के बाद जो ये प्रॉब्लम आती है, मैं उसकी तरफ भी मेरा इशारा था, उसके बारे में आपको कुछ कहना, सजेशन देना। जी, जो गर्मी बहुत लगती है वो हमारे, उसका भी कारण यही है कि हमारा आयुर्वेद मानता है कि जो हर महीने जो महिलाओं के जो पीरियड होते हैं, जो ब्लीडिंग होती है, उससे हमारे महिलाओं की शरीर की शुद्धि होती है। हमारे आयुर्वेद में तो ये भी वर्णन है कि महिलाओं को ये मधुमेह, प्रमेह जो होता है नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि उनके शरीर की शुद्धि होती रहती है। और लेकिन आज जो है महिलाओं को देखा जाता है कि उनको प्रमेह हो रहा है, मधुमेह हो रहा है, डायबिटीज हो रही है। उसका भी कारण यही कि उनके पीरियड काल के समय में जो है उनके पीरियड नॉर्मल नहीं रहे हैं, जरूर ही कुछ न कुछ बिगाड़ रहा है। इस कारण जो है वो दोष आगे तक कैरी होते हैं, क्योंकि शरीर वही है, और वो जो दोष कैरी होते हैं इसलिए उनको हार्ट प्रेशर की दिक्कत होती है, या फिर जो है जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, चेहरे में बाल उग जाना। हेलो, ये सारी समस्याओं का कारण यही है कि हमने ऋतुमती चर्या का पालन नहीं किया हुआ है। फिर उसके बाद फिर उसका इलाज की जरूरत पड़ती है। उसके इलाज के लिए फिर काउंसलिंग है या फिर दवाएं हैं, वो सारी चीजें तो फिर दोनों पैथी में सेम होने लगती है। जी डॉक्टर अंशुमन, आपका कुछ कहना है इस पे जो वैद्य जी ने बताया? जी जी, हमारे साइंस में इसको समझने की आवश्यकता ये है कि देखिए, 2 हार्मोन होता है फीमेल में, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये जब आमतौर पे बच्चियां 10-12 साल की होती है तो इसके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बैलेंस से बच्चियों में युवापन आने लगता है, जिसमें स्तन का डेवलपमेंट, जो मेंसेज आना, पीरियड्स आना, ये सारा चालू होता है। और जब मीनोपॉज का समय आता है तो ये बंद होता है। एवरी मंथ प्रक्रिया वही है जो वैद्य जी बता रहे थे कि एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, शेडिंग होने से रॉ सरफेस होगा, ब्लीडिंग होगी, फिर नॉर्मल होगा। ये एक बच्चे को जब हम प्रेगनेंसी कहते हैं, जब ओवम निकलता है तो उसके लिए तैयारी की जाती है यूट्रस की। ये बिल्कुल ठीक है, यही है। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सामंजस्य, बैलेंसिंग, अगर थ्रू आउट लाइफ, मतलब 10 से 12 साल की उम्र से लेकर 45 से 50 साल के बीच में जितनी बार होगा उतनी बार मूड स्विंग होगा। मतलब इसको बैलेंस रखना है, तब होगा। ऐसा नहीं कि मीनोपॉज के समय ही होगा, और तब मूड स्विंग होगा ही होगा। अब क्या है कि लोग इसको ऐसे लेने लगे हैं, जैसे वैद्य जी ने कहा कि इसको बहुत लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। ये आपके नॉर्मल नेचुरल इवोल्यूशन का प्रोसेस है।
इसको समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अप डाउन जब हो रहा है तो कैसे लाइफ को बैलेंस करें। फिजिकल इनएक्टिविटी होने लगी, ओबेसिटी होने के कारण एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगा, हाइपरएस्ट्रोजेनेमिया, और जैसे मेनोपॉज हुआ तो सडन डिप कर गया एस्ट्रोजन। सडन डिप करते हॉट फ्लशेस चालू हो जाते हैं, मेडिकल साइंस ये मानता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए लोग क्या करते हैं, हार्मोन देते हैं ऐसी महिलाओं को। मेडिकली स्पीकिंग, साइंटिफिकली स्पीकिंग ये डेंजरस है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी डेंजरस है, यहां तक डेंजरस है जिससे स्तन का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर ये होने लगता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं लें जस्ट टू प्रिवेंट योर मूड स्विंग। क्या करना है, सबसे पहले कंसीडर इट एज नॉर्मल, ये होना ही होना है आपके थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव पीरियड, नंबर 1। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी, और मैं जिम रिकमेंड नहीं करता हूं, मैं रिकमेंड करता हूं योगासन और इस तरह की चीजें जो आप घर में कर सकें। बाहर जा रहे हैं जॉब में, आउट स्टेशन जा रहे हैं वहां भी कर सकें तो फ्लोर एक्सरसाइज जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसको करें। जब आप जैसे जैसे प्रोग्रेस कर लेंगे दोबारा, तो एक देखिए गोयल साहब, इसको मनोवैज्ञानिक स्तर पे समझिए कि एक बहुत खूबसूरत इमारत अब खंडहर का रूप जब लेता है तो उस इमारत को भी अफसोस होता है मैं कैसा दिखता था, कैसा दिखने लगा। तो सेम जब जितनी खूबसूरत महिला होती हैं, जब वो मेनोपॉज की तरफ जाते हैं उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज ज्यादा आते हैं। तो उनको ये करना है कि उनको ऐसे देखना है कि वी आर प्रोग्रेसिंग। तो बेवजह की सुंदरता, आउटर सुंदरता के लिए नहीं लगना है, ग्रेसफुल एजिंग की तरफ जाना है। ग्रेसफुली कि अगर मेरे बाल सफेद हो रहे हैं तो हो रहे हैं, ग्रेसफुल एजिंग। अगर मुझे प्रोग्रेस करना है तो मुझे एज ए मदरली फील लाना है अपने इसमें, तो उनसे उनका प्राइड बढ़ता है, इमोशन बढ़ता है, तो उनका इस तरह से इमोशन डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ जाना है। तो ये होलिस्टिक अप्रोच है, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड हार्मोनल, चारों को जब बैलेंस करके हम चलेंगे तो महिलाओं को कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम, हॉट फ्लशेस की, इमोशनल विड्रॉल की, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की नहीं होगी। ओके डॉक्टर साहब, एक मेरा बस एक लास्ट सवाल और रहता है, जो मेरी लिस्ट है आज प्रॉब्लम्स की, जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जो कॉमन डिजीज है, उसमें एक थायराइड रहता है। थायराइड क्यों होता है, किस वजह से, क्या प्राइमरीली गलती हुई है जिसकी वजह से इट हैज लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ थायराइड, और इसका निदान क्या है? देखिए गोयल साहब, थायराइड की प्रॉब्लम का आपने जो उठाया है, बहुत सालों, 17-18 सालों से ये बात मैं कह रहा हूं। जो प्लास्टिक का इस्तेमाल हमने किया पिछले कई सालों में और आज भी कर रहे हैं, यूएन ने सबमिट किया 2018 में नो प्लास्टिक का, नो सिंगल यूज प्लास्टिक का। प्लास्टिक के इस्तेमाल से 2 केमिकल्स निकलते हैं, बिसफॉस्फोनेल ए और थैलेट्स। ये 2 केमिकल ऐसे पॉइजनस हैं जो 3 चीजें तो परफेक्टली कराती है मेडिकल साइंस एस्टैब्लिश कर चुका रिसर्च करके। एक, थायराइड की समस्या, थायराइड की कमी हो जाती है जिसके कारण थायराइड की गोली लेनी पड़ती है। दूसरी, स्पर्म काउंट का कम होना, जिसके कारण देखते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक इतनी बढ़ गई। कहाँ आप हिंदुस्तान में रो रहे हैं, आबादी ज्यादा हो गई, दूसरी तरफ इनफर्टिलिटी क्लिनिक आपके ज्यादा खुल रहे हैं। और तीसरी, लंबे समय तक प्लास्टिक के इस्तेमाल से कैंसर। तो आज आप देखिएगा, जो दर्शक भी देख रहे हैं, सुबह से शाम तक, रात को आप अपने इर्द गिर्द अपने दिनचर्या में देख लीजिए प्लास्टिक किस तरह से आपको घेर के बैठा है। और जो प्लास्टिक आप डिस्कार्ड कर देते हैं वातावरण में, मिट्टी में, पानी में, उसके कंटेंट सब्जियों में आना, दूध में आना, मछलियों में आना, हर में आके फिर वापस आपके पेट के अंदर जा रहा है। और ये प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कारण है हाइपोथायराइडिज्म का, मतलब थायराइड की समस्या का। जी काफी चर्चा कर ली रविंद्र जी, काफी चर्चा हो गई। मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम को हम यहीं पे विराम दें, क्योंकि मैंने जैसा पहले ही कहा कि ये चर्चा इतनी लंबी और इतनी वृहद है कि अगर रोज 12 घंटे भी चले तो मैं समझता हूँ साल के 365 दिन कम नहीं होने वाली है। तो मैं समझता हूँ वैद्य जी का भी हमारे साथ कनेक्शन टूट गया शायद, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी में कुछ इशू आ रहा है, नेटवर्क का भी सब जगह गड़बड़ चल रहा है। तो आज की चर्चा को हम यहीं पे विराम करते हैं और नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग फिर 6:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है डॉक्टर अंशुमन भी उपलब्ध होंगे उस दिन, और हम लोग इसको बाद में तय करते हैं कि कौन कौन से पैनलिस्ट को जोड़ा जाए ताकि और हमारे दर्शकों का ज्ञान बढ़े। तो दर्शकों, अगर आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें अगले फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे 6:30 बजे आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपके कोई अपने प्रश्न भी हैं तो
सारे बॉक्सेस पे जाके, कमेंट बॉक्सेस में जाके आप पहले से ही आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं, तो हो सकता है हमें उस दिन के लिए अपना पैनल बनाने में और ज्यादा मदद मिले, सुविधा मिले। और सबसे ज्यादा जिस तरह से डॉक्टर्स ने भी बताया, वैद्य जी ने भी बताया कि जो आपको नेचुरल लगे सिर्फ उसी का उपयोग करिए, भूख लगे तभी खाना खाइए, बाबा टीवी वाले जो बाबाओं हैं उनसे दूर रहिए, विज्ञापनों से दूर रहिए। अगर स्वस्थ रहना है तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा बीमार तो हम लोग सिर्फ टीवी देख देख के हो गए हैं। तो टीवी अगर हटा देंगे तो मैं समझता हूं कि 20-30% तो आप लोग वैसे ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप चाहे न्यूज चैनल देख लें, चाहे कुछ भी देख लें, आप आधे से ज्यादा बीमार मैं समझता हूं टीवी आपको बना रहा है। तो टीवी से दूर रहें। आप सभी दर्शकों का, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लोग मिलते हैं फ्राइडे को, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्ते।